मजबूती के साथ बाजार में कारोबार और दिन के निचले स्तर से रिकवर करके दिन की ऊंचाई और डाउ फ्यूचर्स डबल सेंचुरी मारते हुए कितनी मजबूती और बनेगी और क्या करें कल की तैयारी रहेगा, इसी पर फोकस। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। बाजार के पूरे एक्शन पर है नजर। उतार चढ़ाव थोड़ा दिखा है, बट सुबह से ही बैंक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं, तो क्या यहां से एक बार फिर से फ्रेश तेजी आ सकती है जिस तरह से ग्लोबल मार्केट का सपोर्ट है? जानेंगे अनिल जी से इस आने वाले 1.5 घंटे की बाजार की चाल का एक्शन। फिलहाल तो बताएं सर, इस समय की बड़ी बातें क्या? बड़ी बातें यही है, दीप की दिन की ऊंचाइयों के करीब फिर से पहुंचते हुए दिख रहे हैं। बाजार उतार चढ़ाव के बीच सुबह शांत खुले, फिर बढ़े, फिर फिसले और फिसल कर फिर से बढ़ते हुए नजर आएंगे। निफ्टी अब करीबन 25 पॉइंट ऊपर है, 18,225 के करीब है। बैंक निफ्टी लगभग 225 पॉइंट ऊपर है, 43,400 के पार। बैंक्स एनबीएफसी है आज के सेशन में मजबूत। फार्मा और आईटी में भी खरीदारी लौटती हुई दिख रही है। दबाव थोड़ा बहुत आपको दिखेगा एफएमसीजी शेयरों में। मेटल इंफ्रा एनर्जी इंडेक्स आधा % कमजोर है। इस बीच पिछले कुछ समय में डाउ फ्यूचर्स ने अच्छी मजबूती दिखाने का काम किया है और करीबन 200 अंक डाउ फ्यूचर्स मजबूत हो चुका है और ये मजबूती धीरे धीरे और बढ़ाने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है। यूरोप के बाजार भी लंबी छुट्टियों के बाद जो खुले हैं लगभग 0.5% मजबूत नजर आएंगे आपको। जी बिल्कुल सर, तो अच्छी तेजी का माहौल बन रहा है। हमारे बाजार अच्छे मोमेंटम में है। ग्लोबल मार्केट्स भी अब न्यू ईयर क्रिसमस के बाद पूरी तरह से ट्रेड करने के लिए तैयार हो रहे हैं और मूव अच्छी आ रही है। दो चीज़ें सर, एक तो मार्केट मोमेंटम, क्योंकि बैंक्स और आईटी दोनों का सहारा मिल रहा है तो ये इंपॉर्टेंट रहता है, और इसलिए निफ्टी में भी हम थोड़ा एक्शन देख रहे हैं। बट स्पेशली जो बैंक्स, एनबीएफसीज और आज तो इंश्योरेंस सेक्टर भी, मतलब पूरा बीएफएसआई बास्केट चलने के लिए तैयार हो गया है। बिल्कुल। और आज सुबह जब हम रामदेव सर से इंटरव्यू कर रहे थे तो उनका प्रीफर्ड पिक भी यही थी। पिक क्या मतलब प्रीफर्ड सेक्टर यही था कि बैंकिंग, फाइनेंशियल, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, ब्रोकरेजेस, एक्सचेंजेस, डिपॉजिटरीज, यू नेम इट, यही है जो बेहद मजबूत स्पेस। इसमें कोई डाउट नहीं। और इस स्पेस में एक अच्छी तेजी बनती हुई आपको नजर आएगी। 18,200 के पार टिकता हुआ दिख रहा है निफ्टी। दीप, सवाल ये नहीं कि अभी 2 बजे क्या हो रहा है, सवाल ये कि 3:30 18,000 के ऊपर बंद हो रहे हैं। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से हम 18,100 के ऊपर बंद हो रहे हैं। तो 18,000 छोड़ दो, 5 दिनों से 18,100 के ऊपर बंद हो रहे हैं। उस 5 में से 2 ट्रेडिंग सेशन हमारे ऐसे गए जब हम 18,200 के बेहद करीब पहुंचकर बंद हुए हैं। क्या आज हम 18,200 के ऊपर बंद हो सकते हैं? ये इंटरेस्टिंग होगा। अगर ऐसा होगा तो 6 दिनों की रेंज को तोड़ करके बाजार 18,000 और 18,200 की रेंज में जो लगातार बंद हो रहा था, और अगर आज हमें बंद ऊपर होना है तो आज उसके लिए आपके पास सब कुछ है। अब डाउ फ्यूचर्स अगर आप 200 पॉइंट ऊपर और तब आप मजबूती नहीं बनाएंगे तो कब बनाएंगे? पहली चीज। दूसरी चीज, एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 47% पर है, जो कि बहुत रीजनेबल है। तीसरी चीज, एफआईएस की बिकवाली का आंकड़ा कल हाल ही के दिनों का सबसे छोटा आंकड़ा है, 200 करोड़ के आसपास का, और वायदा कारोबार में भी बेचा नहीं है। तो आई थिंक बढ़त बनाने के लिए आपके पास आज मसाला सब कुछ है। अगर डाउ फ्यूचर्स ने आपको कहीं कोई झटका नहीं दिया आखिरी 1.5 घंटे में, तो मुझे लगता है भारतीय बाजार आज 18,200 के ऊपर बंद होने के लिए तैयार होते हुए दिख रहे हैं। और एक छोटा ब्रेकआउट, बड़ा ब्रेकआउट तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ एक छोटा ब्रेकआउट। और आपको याद होगा जब 17,800 के आसपास हम लगातार कह रहे थे कि यहाँ खरीदारी का मौका है, 17,835, 17,900 का जो एक गैप छोड़ के गया था मार्केट, तब हमारा फर्स्ट टारगेट ही यही था 18,200, 18,250। ये अगला बड़ा पड़ाव 18,200, 250 है, वहां पर जाकर रुकेंगे। और इस लिहाज से अगर 18,250 के ऊपर आज आप बंद हो जाते तो और भी अच्छा है। सो आई थिंक एक पड़ाव आप पार करेंगे, और ये पड़ाव पार करने के बाद आपके लिए 18,400 से 18,600 की बाद में रेंज बनेगी। जो अभी हमने टाइम बिताया ना 18,000, 18,200, आज अगर हम एक बढ़िया ब्रेकआउट क्लोजिंग पे दे देते हैं तो अगली रेंज जो हमारी बनेगी वो 18,400 से 18,600 की निकल कर आएगी। सो लेट्स सी आज क्लोज कहाँ होता है। तब तक तो बाजार मजबूत है, बायो डिप्स का मार्केट है। ऊपर में इंपॉर्टेंट लेवल पर प्रॉफिट भी बुक करना है, जैसा कि 43,500 आपको मिला, 18,250 के आसपास आपको मिला, तो अच्छे लेवल से प्रॉफिट बुक करके वापस से इंतजार करें। लेकिन अब आखिरी 1.5 घंटे में अगर थोड़ी मजबूती बन जाए तो कहना क्या, पहली चीज। दूसरी चीज जो है बैंक निफ्टी दीप 43,425 के आसपास है। हमने एक अटेम्प्ट किया है 43,500 के आसपास का, 43,457 का आज का हाई है। 43,500 में एक और ब्रेक लेवल है, इसके ऊपर निकल कर टिकना जरूरी है, और वो भी अगर 3 बजे के पहले ही हो जाए तो कहना ही क्या। तो आपको एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश खरीदारी आती हुई दिखेगी। अदरवाइज ऊपर में निफ्टी में 18,250, 18,275 है, बैंक निफ्टी में 43,500 के आसपास का लेवल है। वहां से फिर जब नीचे आए फिर से खरीदारी करें, ये आपके लिए ट्रेड हो सकता है। अगर इन 2 लेवल को पार करके टिके तो फिर बाजार बड़े ब्रेकआउट की तैयारी करेंगे। 18,275,
43,500। गॉट इट, डन। ठीक है, तो चलिए ये दो लेवल्स अब आपके सामने आ गए हैं, उससे ज्यादा दूर नहीं है निफ्टी और बैंक निफ्टी इस समय। तो देखते हैं आने वाला 1.5 घंटा एक्शन पैक्ड रहेगा। सुबह से स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स आ रही हैं, आइए कुछ खबरों के बारे में जानते हैं, साथ ही बाजार के इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स भी। कुशल अरमान दोनों हैं हमारे साथ तैयार। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स बाजार के लिए। गुड आफ्टरनून दीप। इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स में आज एसबीआई फोकस में रहेगा क्योंकि यहाँ पर बोर्ड बैठक होने वाली है। पूंजी जुटाने वाले हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स के जरिए करीबन 10,000 करोड़ रुपए का। इनफैक्ट कल के दिन में आपको आईआरबी इंफ्रा पर ध्यान रखना है। यहाँ पर स्टॉक स्प्लिट को लेकर कंपनी बोर्ड बैठक करती हुई दिखेगी। ऑटोमोटिव एक्सेल्स पर भी फोकस रखे, इसके लिए जो कमेंस का ओपन ऑफर है वो खत्म होता हुआ नजर आएगा। और साथ ही एवोन मोर कैपिटल एंड मैनेजमेंट, ये बीएससी पर ऑलरेडी लिस्टेड है, अब ये एनएससी पर भी कल से ट्रेड करना शुरू कर देगी। इनफैक्ट कल सुबह 10:30 बजे कैबिनेट की अहम बैठक भी होने वाली है और आईपीओ के लिहाज से रेडिएंट कैश मैनेजमेंट, इनकी लिस्टिंग भी होती हुई नजर आएगी। हालांकि सब्सक्रिप्शन करीबन 53% ही ये भरता हुआ नजर आया था। इनफैक्ट यूएस के लिहाज से आपको जो फेड के मिनट्स ऑफ द मीटिंग है वो भी जारी होती हुई दिखेंगी, तो उससे एक क्लियर हो सकता है कि हमें इंडिकेशंस मिलता हुआ नजर आए कि आगे चलकर यहाँ पर फेड का क्या मूव रह सकता है। जहाँ तक 5 जनवरी गुरुवार का सवाल है, डीएफएम फूड्स फोकस में रखिए। इसको लेकर जो काउंटर ऑफर है डीलिस्टिंग के लिए वो बंद होता हुआ नजर आएगा। साथ ही यूएस के जो ट्रेड डेटा है वो भी 5 जनवरी को जो है जारी होते हुए नजर आएंगे। ओके, तो इंपॉर्टेंट डेटा और इंपॉर्टेंट ग्लोबल इवेंट्स आने वाले हैं हमारे सामने, वहाँ पर रखनी नजर। अरमान, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन सी आज की इंपॉर्टेंट खबरें भी। जी बिल्कुल, लगातार जैसे जो बैंक्स की अपडेट है यहाँ पर भी अपडेट आते हुए दिखे हैं। फेडरल बैंक का अपडेट आया है जहाँ पे डिपॉजिट्स अगर आप देखेंगे Q3 में लगभग 15% बढ़कर आए हैं। वहीं कासा में भी लगभग 7% की बढ़ोतरी है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, वहाँ पर डिपॉजिट्स लगभग 12% बढ़कर आए हैं और कासा रेशियो में आपको दिखेगा कासा रेशियो थोड़ा बहुत गिर के आया है, 55% से गिरकर 52.5% के आसपास आता हुआ दिखा है। एनटीपीसी अप्रैल से दिसंबर में जो उत्पादन है अगर वो देखेंगे वो लगभग 11.6% बढ़कर आया है। एलएनटी, इनको एक बड़ा ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है, 5,000 से 7,000 करोड़ की रेंज में जो है वाटर ट्रीटमेंट कारोबार के लिए कंपनी को ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। कोल इंडिया पर ध्यान रखना होगा क्योंकि जो कोल का प्रोडक्शन का डेटा आया है लगभग 16.4% की वहाँ पे बढ़ोतरी है। और अगर अप्रैल से दिसंबर में जो कुल डिस्पैच की बात करेंगे वहाँ पर भी लगभग 7.3% की बढ़ोतरी है। KIOCL की अगर आप बात करें, वहाँ पे कर्नाटका सरकार के साथ इन्होंने माइनिंग लीज के लिए करार किया है और आयरन और मैग्नीज और के लिए जो है ये माइनिंग लीज की जो है मंजूरी मिली है। शुगर स्टॉक्स पर ध्यान रखना होगा क्योंकि इस्मा का डेटा आता हुआ दिखा है। अक्टूबर से दिसंबर में जो चीनी का उत्पादन है उसमें लगभग 4% की बढ़ोतरी हुई है, 1.16 करोड़ टन से बढ़कर 1.21 करोड़ टन आता हुआ दिखा है। रामा स्टील, Q3 में कंपनी ने रिकॉर्ड कारोबार किया है, उनकी जो बिक्री है वो लगभग 118% बढ़कर आती हुई दिखी है। और अंत में कई सारी ब्लॉक डील्स हैं जिसमें साउथ इंडियन बैंक 1.8 करोड़, IRFC 95 लाख, मदरसन सुमी 24 लाख, RVNL 42 लाख और टाटा स्टील 10 लाख शेयरों के कई सौदे किए गए। ओके, तो ये है सारे के सारे खबरों वाले शेयर जहां पर आज आपको दिख रहा है भरपूर एक्शन। आइए इसी एक्शन को बढ़ाते हैं आगे और तैयार है हमारे साथ हमारे सारे एक्सपर्ट्स, बंसल जी, सुमित जी, सिमी जी, हिमांशु जी, मुदित जी और विजय चोपड़ा साहब थोड़ी देर में जुड़ने की तैयारी में। पहला बिगुल कुणाल जी और राकेश जी के लिए चार्ट कॉर्नर का। बताइए सर। अनिल जी, मेटल स्पेस काफी अच्छा लग रहा है। अभी 2 दिन पहले हमने टाटा स्टील दिया था, भागा था, और अब की बारी हम मेटल्स में से चूज कर रहे हैं वेदांता का टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी बढ़िया है, ब्रेकआउट हुआ है और ये स्टॉक भी तेजी से भागने की तैयारी कर रहा है। 317 का स्टॉप लॉस लगाना है, 326 326 पहला टारगेट, 329 दूसरा टारगेट और वेदांता है चार्ट कॉर्नर पिक। तो वेदांता पर रखिए नजर, ये है आपके लिए चार्ट कॉर्नर पिक आती हुई। मेटल्स में थोड़ा रिबाउंड आते हुए दिख रहा है, उतार चढ़ाव वाला सेशन रहा है, बट अब देखिए मूव आपको बढ़िया आ रही है। बट बढ़िया मूव एक्सिस बैंक में आपको आ चुकी है। सुबह हम बात भी कर रहे थे इस पर, ओपनिंग के बाद का पहला बिगुल था वागले साहब का, उनकी पिक ऑफ द डे भी था और बढ़िया मूव आ चुकी है। उनके पहले टारगेट पर भी आपको स्टॉक दिखा है 965 का एग्जैक्टली इस समय एक्सिस बैंक दिख रहा है। एक बार जरा इसकी चार्ट पर फ्रेश व्यू लिया जाए। मुदित जी देखें सर, एक्सिस बैंक अब 965 के लेवल से अगली मूव क्या दिखती है यहाँ की? गुड आफ्टरनून दीप, गुड आफ्टरनून अनिल जी। बिल्कुल यहाँ से तेजी बननी चाहिए। आज के सेशन में ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट डेली चार्ट्स पर होता हुआ नजर आया है और बढ़िया यहाँ से भी तेजी बनेगी। 985 से 990 तक के अपसाइड मूव के लिए एक्सिस बैंक तैयार है, खरीदारी करके चलेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 950 का। ये राय है आपके लिए एक्सिस बैंक पर आती हुई इस वक्त। आइए
जनवरी का महीना, बजट की तैयारियां शुरू और बजट से जुड़ी कई सारी बढ़िया खबरें आपके लिए हमारी टीम है लेकर तैयार। तो आइए बताते हैं हम आपको क्या आ सकता है बजट में। बजट को लेकर कुछ बड़े डेवलपमेंट्स होते दिख रहे हैं। एक्सक्लूसिव खबर के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता तरुण शर्मा नई दिल्ली से। तरुण, बताइए क्या कुछ डेवलपमेंट हो रहे हैं बजट को लेकर? बिल्कुल सर, मैं बताना चाहूँगा कि बजट में से जो सबसे ज़्यादा उम्मीद है वो है कि कैपिटल टैक्स स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस हो सकते हैं। लेकिन जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि इस बार बहुत बड़े बदलाव भले ही ना हो, लेकिन जो एनोमलीज हैं बाजार की उसको ज़रूर दूर किया जा सकेगा और एक रोड मैप सरकार ज़रूर देगी कि कैपिटल टैक्स का स्ट्रक्चर कैसे कैसे कब कब चेंज होगा। जो एनोमलीज हैं जिसमें इस साल विचार अभी चल रहा है वो है जैसे यदि आप डायरेक्ट डेट में यदि इन्वेस्ट करते हैं तो आपको LTCG 12 महीने के बाद ही आप एप्लीकेबल हो जाते हैं। लेकिन यदि आप डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 36 महीने का वेट करना पड़ता है LTCG के लिए। तो इस एनोमली को भी दूर किया जा सकता है, इस पे विचार अभी सरकार कर रही है। इसके साथ साथ ETF की में यदि आप निवेश करते हैं तो LTCG 36 महीने का है, लेकिन यदि आप सिक्योरिटीज या इक्विटीज में इन्वेस्ट करते हैं तो 12 महीने का LTCG है। तो इसको भी एक पैरिटी लाने पर सरकार विचार कर रही है। इसके साथ साथ जो STT का कैलकुलेशन ETF और जो नॉर्मल इक्विटीज़ हैं उनमें जो STT का कैलकुलेशन होता है उसमें भी पैरिटी लाने पर सरकार का मंथन चल रहा है, क्योंकि ETF में इंट्रा डे पे जो यदि आपकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ होती है तो STT ज़्यादा लगता है और यदि आप डिलीवरी लेते हैं तो आपका STT ETF पे कम लगता है। वहीं इक्विटीज़ में यदि आप डिलीवरी लेते हैं तो STT ज़्यादा लगता है और इंट्रा डे पे STT जो है वो कम लगता है। तो इसको पैरिटी लाने पे सरकार की योजना है और इस तरीके से कई और ऐसी एनोमलीज हैं जिस पे सरकार काम कर रही है और पहले चरण में या ये कहें कि इस बार के बजट में इस तरीके की एनोमलीज को दूर किया जाएगा और एक रोड मैप जरूर देगी सरकार कि कैपिटल टैक्स में कैसे और कब कब बदलाव होंगे। ओके, तो ये बड़े बदलाव हो सकते हैं। टैक्सेशन में बदलाव नहीं हो बट कहाँ पर एप्लीकेबल जो स्ट्रक्चर है उसमें बदलाव हो सकते हैं। और सर ये ज़रूरी भी है, जैसा तरुण बता रहे थे, जो अनोमलीज हैं थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करना, समझना कि कहाँ पर क्या क्या हो रहा है, इतने वेरियस कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं। ज़रा इसके बारे में थोड़ा और देख रहे हैं कि किस तरह से ये चेंजेस आएंगे। एक बात तो तय है कि इस बार कुछ न कुछ बड़े बदलाव होंगे ज़रूर, और बड़े बदलाव ना भी हो तो उस बड़े बदलाव की तरफ एक डायरेक्शन दिया जाएगा। क्योंकि पहली चीज़ तो कि डेट म्यूचुअल फंड के लिए जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो 2 साल का है उसको 12 महीने कर दिया जाए और डिमांड काफ़ी लंबे समय से कम वो हो जाए। वो होने के पूरे चांस हैं, क्योंकि अभी डेट म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए मेरे ख्याल से 36 महीने लगते हैं, उसके बजाय 12 ही महीने में कर दिया जाए तो ये ज़्यादा बढ़िया। क्योंकि अगर आप बॉन्ड खरीदते हैं तो 12 महीने के बाद हो जाता है, पहली चीज़ ये। ETF में भी बड़ी एनोमली, अगर आप सिंपल सी चीज़ है कि अगर आप वैसे पैसा इक्विटी में लगा रहे हैं तो 1 साल के बाद आपका लॉन्ग टर्म हो जाता है, लेकिन ETF में ऐसा नहीं है। तो ETF में भी कोशिश ये है कि अगर 1 साल के बाद लॉन्ग टर्म हो जाए तो ETF में अच्छा वॉल्यूम होगा और अच्छा पार्टिसिपेशन आ सकता है। इसके अलावा रीट्स की कैलकुलेशन में भी, रीट्स के टैक्सेशन में भी बदलाव हो सकता है। STT इंट्राडे में और डिलीवरी बेसिस पे जो अलग अलग लग रहा है उस पर बदलाव हो सकता है। कई सारे और भी इंश्योरेंस पर, यूलिप पर जो टैक्स के मामले हैं उनमें सरकार बदलाव करने की सोच सकती है। तो आई थिंक ये बजाय इसके कि एक लोगों के मन में डर जो है वो ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स बढ़ा दिया जाए। इन ए सेंस कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स अभी आपको 15% देना होता है, क्या इसे 20% किया जा सकता है, या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को आप एक नॉर्मल इनकम की तरह मानकर जो स्लैब है उसी स्लैब में कर दें, यानी कि मार्जिनल रेट से टैक्स लगेगा, यानी कि जो हाईएस्ट स्लैब वाला है आदमी उसको जो 42% तक चले जाता है सरचार्ज के बाद, क्या वो लग सकता है? वो होता है तो वो बड़ा झटका होगा। आई एम श्योर सरकार ऐसा नहीं करेगी, और अगर कर दिया तो वो मार्केट के लिए बड़ा झटका होगा। क्योंकि उसकी एक वजह यह कि ऑलरेडी आप STT ले रहे हैं तो डबल टैक्सेशन है ही। आमतौर पर दुनिया में आप कहीं भी देखें, अगर STT लग रहा है तो फिर टैक्सेशन की रेट बहुत कम है, और टैक्सेशन की रेट ज़्यादा है तो STT नहीं लग रहा। अब सरकार STT रखकर क्या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स बढ़ा सकती है, या अगर पैरिटी लाने के चक्कर में ये बोले कि दोनों में ही 15% कर दे तो
मतलब करने में बहुत कुछ हो सकता है। और एक अगर आज आप पूछेंगे, और मैं जितने लोगों से मार्केट में बात करता हूँ, सबको डर एक ही चीज़ का है कि स्टॉक मार्केट मजबूत है, बहुत सारे लोग आ गए हैं, थोड़ा बहुत पैसा भी बना है, तो कहीं ऐसा ना हो कि सरकार यहाँ टैक्स बढ़ाने के बारे में सोच दे, चाहे वो लॉन्ग टर्म का हो चाहे शॉर्ट टर्म का हो। सो आई थिंक जब तक वो टच नहीं करते हैं और बाकी जगह जो छोटे मोटे बदलाव करने हैं, समानता लानी, वो करे तब तक ठीक है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स को कहीं टच किया गया तो वो बाकी सब चीज़ों पे मार्केट में भारी पड़ेगा। और फिर बाद में होगा ये कि हेडलाइन सिर्फ उसी की बनेगी, राइट। कि एंड ऑफ डे जब बजट खत्म होने के बाद आप हेडलाइन देखेंगे तो हेडलाइन आपको ये नजर आएगी, अच्छा कैपिटल गेन टैक्स में बदलाव। और जाहिर सी बात है कम तो करने वाली है नहीं सरकार, इस वक्त कम करने का तो आप भूल ही जाओ, ठीक है ना। भले टैक्स कलेक्शन बहुत मजबूत है, सब है, कम नहीं होगा, वो बढ़ना ही है। सो देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। सो इस बार के बजट में लोगों को डर एक ही चीज़ का है जी, एक ही चीज़ का, कहीं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बढ़ ना जाए किसी तरह से, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, बस वही है। ठीक है, बट सिंप्लीफिकेशन होगा, रैशनलाइजेशन होगा, वो सराहनीय होना भी चाहिए। चलिए ठीक है, तो ये है हमारी बड़ी एक्सक्लूसिव खबर, क्या आ सकता है इस बजट में, और देखते हैं कितना रैशनलाइजेशन कैपिटल गेन्स टैक्स को लेकर आता है। आइए बढ़ते आगे, मुद्दत जी तैयार है अपनी कॉल के साथ, बिल्कुल मुनाफे वाले मुद्दत। बताएं सर मुद्दत जी। एक सीमेंट स्टॉक है जहां पर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। मैं बात कर रहा हूँ रैमको सीमेंट। रैमको सीमेंट को यहाँ पर लॉन्ग करके चलेंगे, 712.50 स्पॉट के लेवल है, यहीं पर खरीदेंगे। पहला टारगेट 724, दूसरा टारगेट 730 और यहाँ पर आज तीसरा टारगेट भी देंगे 745 तक के भी अपसाइड मूव रैमको सीमेंट में नजर आते हैं। 745 पोजिशनल टारगेट रहेंगे, 2 से 3 दिन के अंदर 745 तक के अपसाइड मूव रैमको सीमेंट दिखा सकता है। स्टॉप लॉस आएगा 705 का। जिस तरह के स्ट्रक्चर बनाया है स्टॉक में, हेल्दी करेक्शन के बाद जो कंसोलिडेशन था उसमें एक ट्रायंगुलर पैटर्न बनाया और उसका ब्रेकआउट देखने को मिला है, वॉल्यूम के साथ बाइंग नजर आ रही है। और अच्छी चीज ये देखने को मिल रही है 100 डेमा का ब्रेकआउट भी आज के सेशन में होता हुआ नजर आ रहा है। अभी अब चार्ट्स पर कोई भी हर्डल नहीं है, 730 740 तक के अपसाइड मूव हो सकता है आज के सेशन में देखने को मिले, और 740 तक के अपसाइड मूव 1 से 2 दिन के अंदर ये काउंटर दिखा सकता है। तो ओवरऑल बाय करके चलेंगे, स्टॉप लॉस आएगा 705 का। ओके, तो ये आपके लिए राय आती हुई इस वक्त रैमको सीमेंट्स खरीदने की 724 730 745 3 टारगेट खरीदारी की राय आपके लिए। आइए बढ़ते आगे, और वक्त है अब सिमी जी के लिए एक बिगुल का, सिमी के नॉन स्टॉप शेयर्स। जी सिमी जी बताएं। वेरी गुड आफ्टरनून अनिल जी। आज का अभी का जो मेरा कॉल होगा बीटीएसटी कॉल है, मेरा फेवरेट स्टॉक है पूरा सेक्टर में मज़गाओ डॉक। पहले भी मैंने कई बार दिया है, अपना एसपीएल मिड कैप में भी शामिल किया है। स्टॉक आज सुबह से मोमेंटम में है और अभी डे हाई को क्रॉस कर रहा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे खरीदारी करके चलने का सलाह मैं दूंगी। इसमें जो टारगेट्स में, क्योंकि स्टॉक कंसोलिडेशन मोड में है, डाउन साइड बहुत ज्यादा है नहीं करंट लेवल से, स्टॉप लगाना है तो 795 के नीचे स्टॉप लगा के करंट लेवल पर मज़गाओ डॉक खरीदिए। पहला टारगेट होगा 880, दूसरा स्टॉक होगा 910 और तीसरा टारगेट होगा 955। तो 880, 910 एंड 955 ये तीनों टारगेट्स के लिए मज़गाओ डॉक को खरीद कर चलेंगे। मेरा जो लेवल्स मैंने दिया वो देख के लग रहा है कि मैंने एक नया हाई मज़गाओ डॉक के लिए दे दिया है, पर ये पूरा मतलब एक महीने में स्टॉक 1000 का लेवल भी पार करेगा, तो यहाँ पे वापस खरीदिए मज़गाओ डॉक मेरा रडार पर। तो ये है आपके लिए मज़गाओ डॉक, जिस स्टॉक पर आपको रखनी है नजर। ये एक और स्टॉक एक्शन में दिख रहा है। सिमी जी, इसी के साथ एक स्टॉक और है जो आपने कई बार रिकमेंड किया, उसी पर आपसे राय भी लेना चाहता हूँ, और वो है आईआरबी इंफ्रा। कल यहाँ पर बोर्ड बैठक है, स्टॉक स्प्लिट पर विचार किया जाएगा। 316 रुपए के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। बताएं जरा आपकी क्या राय है चार्ट्स पर। मुझ मैं सिर्फ यही बताऊंगी कि आईआरबी इंफ्रा को मैंने बहुत लोअर लेवल पर देखा था, बहुत लोअर लेवल पर खरीदा था और क्लाइंट्स को सजेशन भी दिया था, टीवी में भी हो सकता है 5-6 बार मैंने रेकमेंड कर दिया था। मेरा टारगेट 350 का है। 320 330 के आसपास जब आया था तब ये खबर पहली बार टीवी में सुनने को मिला।
अब मैं जनरली देखती हूँ कि स्टॉक स्प्लिट के बाद हमेशा स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज में चला जाता है। तो मैं सिर्फ यही कहूंगी कि मेरे बोलने पर जिन्होंने भी लिए हैं, अगर अभी भी होल्ड कर रहा है तो फ्रेश खरीदारी करने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे थोड़ा बहुत स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करे, क्योंकि ये जो कंसोलिडेशन स्प्लिट के बाद आएगा वो उस कंसोलिडेशन को आपको झेलना पड़ेगा। स्टॉक लोअर लेवल पर एंट्री देने का मौका, वापस एंट्री लेने का मौका देगा। तो उस लोअर लेवल का इंतजार करें जहां पे स्प्लिट के बाद, कंसोलिडेशन के बाद, जहां पे आपको वापस मौका देगा। स्टॉक परफेक्ट है, पर करंट लेवल पर मैं कोई शॉर्ट टर्म के लिए खरीदारी करने का सजेशन नहीं दे रही हूँ। जो स्टॉक 270-75 में अच्छा लग रहा था, 245-46 में अच्छा लग रहा था, वो 320 में उतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है। मेरा टारगेट के आसपास आ चुका है, 340 से 355 का टारगेट मेरा था। तो जब 340-355 का टारगेट हासिल हो जाएगा स्प्लिट के बाद, तो स्टॉक का प्राइस भी नीचे आ जाएगा। उसके बाद जब कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आएगा तब इसको फ्रेश खरीदना है। तो मेरा व्यू क्लियर है, अभी फ्रेश खरीदारी करना नहीं है। स्प्लिट के बाद कंसोलिडेशन होगा, स्टॉक का भाव नीचे आएगा। कंसोलिडेशन के बाद जब ब्रेकआउट होगा, आप लोग अगर नहीं पकड़ पाते हैं तो मैं ही खुद बता दूंगी कि कब लेना है। लेना इसको जरूर है, पर स्प्लिटिंग के बाद। अच्छा, आज तो एकदम आप आशु जी की तरह ही बोली है ना? हाँ मतलब कि मेरा व्यू हाँ क्लियर हाँ है। हाँ हाँ, क्या व्यू क्या था, बताइए थे यार। जी जी जी। मैं सिर्फ एक मतलब एग्जांपल मैं देना चाहूंगी। हाँ स्प्लिटिंग से पहले BEL को याद कीजिएगा। हाँ। 330 333 का BEL स्प्लिटिंग के बाद 113 112 में लिस्टिंग हुआ, जिस दिन रिकॉर्डेड के बाद जिस दिन लिस्टिंग हुआ। 113 112 का बेल अभी आपको कहाँ पे मिल रहा है, आप देख लीजिए। तो ये मतलब 100% है कि स्प्लिटिंग के बाद स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज में जाता है। उस कंसोलिडेशन में 113 का 100 के नीचे आ गया है, और अभी भी मतलब कॉन्फिडेंटली बाई कॉल जनरेट नहीं होता है। जो होता है इंट्राडे के लिए और फ्यूचर ट्रेडर्स के लिए, मतलब ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए होता है। तो जब इसमें वापस ब्रेकआउट आएगा तभी मैं कॉन्फिडेंटली बाई कॉल दूंगी, अभी नहीं। समझ गया। समझ गया कि काउंटर क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए। ओके, तो सिमी जी ने BEL के जरिए आपको IRB पूरी तरह से समझा दिया है। लेकिन इस बीच बहुत ही बढ़िया तेजी में आपको नजर आएंगे डाउ फ्यूचर्स। 350 अंकों का बड़ा उछाल डाउ फ्यूचर्स में आता दिख रहा है, दिन की ऊंचाइयों पर पहुंचते हुए दिख रहा है। यहाँ से बढ़िया संकेत आपके लिए आते हुए दिख रहे हैं। हमारे बाजार भी दिन की ऊंचाइयों पर आते हुए दिख रहे हैं। बैंक निफ्टी डे हाई पर है, 43,500 के बेहद करीब पहुंचता हुआ, और निफ्टी 18,240 का जो हाई बनाया है उससे सिर्फ 10 पॉइंट दूर है। तो यानी कि हमारे बाजार डाउ फ्यूचर्स के साथ साथ अब मजबूती से ऊपर बढ़ते हुए आपको नजर आएंगे। तो अच्छा एक्शन होता हुआ दिख रहा है, और इस एक्शन में दीप जो अब कंट्रीब्यूशन आ रहा है वो दिग्गजों से आता दिख रहा है। TCS ये है वो स्टॉक्स जो मजबूती के साथ 1.5% ऊपर आता हुआ दिख रहा है। निफ्टी में वजन डालने का काम TCS से होता दिख रहा है। दूसरा है HDFC बैंक जो 0.5% मजबूत है। तो इंडेक्स हेवीवेट्स थोड़े थोड़े एक्शन में आते दिख रहे हैं, और यहाँ से तेजी बनती हुई आपको नजर आएगी। आइए कुछ और स्टॉक्स जो एक्शन में आने वाले हैं उन पर भी हम करेंगे फोकस, लेकिन उससे पहले वरुण भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। बैंक्स और फाइनेंस कंपनी ने तीसरी तिमाही में जमकर लोन बांटे हैं। बहुत जबरदस्त, जमकर क्या जमाना आ गया है। एक जमाना था जिसको पैसे उधार चाहिए होते तो वो भागा भागा फिरता था सबके पास, और आजकल जमाना आ गया रोज फोन आते उधार ले लो उधार ले लो। हाँ? जो हम बात भी कर रहे थे, एक जनरेशन पहले पैसे उधार लेने हो तो आपको इधर उधर पूछना पड़ता था चुपचाप कोई देने वाला है क्या, और अब तो खुले आम ले लो, हमसे ले लो, हमसे ले लो। फोन आते हैं कितने सर रोज? अरे पूछो मत, लोन ले लो, क्रेडिट कार्ड ले लो, प्री अप्रूव्ड लोन है। उनकी भी लाइफ में एक प्रॉब्लम है, जो उधार देने वाले लोगों की उनकी लाइफ में एक प्रॉब्लम है जी, कि जिनको वो उधार देना चाहते वो लेना नहीं चाहते, जो लेना चाहते उनको वो देना नहीं चाहते। उल्टा हाँ, लेकिन जो लेना चाहते हैं और जो देना चाहते हैं इन दोनों का समन्वय हो तभी जाकर लोन बढ़ते हैं, और बहुत जमकर बटे, ऐसा मानना है वरुण का। अनिल जी, मैं वरुण आपका ऐसा मानना क्यों है? क्योंकि अनिल जी सही में लोन बटे हैं। और सबसे ज्यादा लोन साउथ इंडिया में बटे हैं। वाह। क्योंकि जितनी भी कंपनियां जिन्होंने अपने नंबर्स पोस्ट किए हैं, खासकर साउथ इंडिया बेस्ड कंपनीज है, यानी कि साउथ इंडिया बेस्ड बैंक है, और यहाँ अगर आप देखेंगे तो ग्रोथ काफी बेहतर देखने मिली है। क्या साल दर साल, क्या तिमाही दर तिमाही अच्छी खासी ग्रोथ है। आप देखिए सबसे पहले CSB बैंक, कुल डिपॉजिट में 18% 19% के आसपास की साल दर साल बढ़ोतरी हुई है। 8% क्वार्टर बढ़ोतरी देखने मिली है। टर्म डिपॉजिट्स, गोल्ड एडवांसेस आप देखिएगा 51% के आसपास की ग्रोथ जो है वो साल दर साल इन कंपनियों ने दर्ज की है CSB बैंक ने, और क्वार्टर भी करीब 9.5% के आसपास की बढ़ोतरी है। ऐसा ही हाल कर्नाटका बैंक का, जहाँ पे कासा में अच्छी खासी बढ़ोतरी, टोटल डिपॉजिट में बढ़ोतरी, ग्रॉस एडवांसेस में करीब 12% के आसपास की बढ़ोतरी है। साउथ इंडिया बैंक
इसमें भी काफ़ी बेहतर ग्रोथ देखने मिली। ग्रॉस एडवांसेस में करीब 18% के आसपास की बढ़ोतरी, कासा में 9% के आसपास की बढ़ोतरी और फेडरल बैंक में भी इसी तरह का माहौल देखने मिला जहाँ पे अच्छी खासी ग्रोथ है। कुछ देर पहले बैंक ऑफ महाराष्ट्र के नंबर्स आए और बाकी साउथ इंडियन बैंक्स के मुकाबले इस कंपनी के भी नंबर्स काफ़ी बेहतर है। टोटल डिपॉजिट 11-12% बढ़े हैं, कासा डिपॉजिट में 6.5% के आसपास की बढ़ोतरी, ग्रॉस एडवांसेस में 22% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन बैंक्स में एक चीज़ कॉमन है, वो आप देखेगा कि जो इन बैंक्स का जो कासा रेशियो है ना, वो सब में गिरावट देखने मिली। और ये पहली तिमाही नहीं है, इनफैक्ट लगातार पिछले कुछ तिमाहियों से कासा परसेंटेज जो है उसमें गिरावट देखने मिल रही है। आप कर्नाटका बैंक का देखिए 32.8 से गिर के 31.9, साउथ इंडिया बैंक 34.6 से गिर के 33.8, फेडरल बैंक में गिरावट है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में भी अगर आप देखेंगे तो कासा रेशियो 56.27 से गिर के 52.5 पे आया है। तो इसका एक मतलब है, इसका आप एग्जाम्पल भी देख रहे हैं कि अब बैंकों ने जो डिपॉजिट रेट्स है वो बढ़ाना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि जो करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट है उसमें लगातार पैसा नहीं आ रहा और ये एक सबसे सस्ता सोर्स ऑफ फंडिंग होता है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि अब लोगों ने डिपॉजिट रेट्स बढ़ाना शुरू कर दिए हैं। इनफैक्ट कुछ रिपोर्ट भी मैं पढ़ रहा था जो कि कह रहे थे कि अब सर्विस सेक्टर में लोन्स जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर से ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अब अगर आप सर्विस सेक्टर में देखेंगे तो इस बार करीब 21% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है, जबकि इंडस्ट्रियल लोन में करीब 13-14% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली है। ये तो बैंक्स का हाल। M&M फाइनेंस वैसे तो ये भी अच्छा ही है, कुल डिसबर्समेंट 80% बढ़ा है साल तिमाही दर तिमाही 22% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। और देखिए आपको याद होगा पिछले बार RBI ने इनको कहा था कि जो थर्ड पार्टी ये वसूली करते हैं उसको रोकने का, उसके बावजूद जो एफिशिएंसी है 98% के आसपास है। तो इस कंपनी का भी जो क्वार्टरली डेटा है वो कुछ ज़्यादा खराब नहीं है, लेकिन हाँ उसके बाद भी स्टॉक का रिएक्शन जो है वो थोड़ा नेगेटिव देखने मिला है। लेकिन बैंक्स सबसे बड़ा चमत्कार तो यही हुआ है। बैंक से बड़ा एक्शन दिखाने के लिए तैयार इस वक्त, और यहाँ पर नंबर्स जो आ रहे हैं वो बेहद मजबूत आते हुए दिख रहे हैं। चोपड़ा साहब जब हमारे साथ जुड़ेंगे तो थोड़ी उनसे भी हम राय लेंगे कि उनका क्या व्यू बन रहा है। लेकिन वाकई में गजब के डिस्बर्समेंट आते हुए नज़र आ रहे हैं इस वक्त। थोड़ी देर में आपके सामने सेठी साहब भी जुड़ेंगे और उनसे भी हम राय लेंगे उनकी बेहतरीन पिक्स को लेकर। लेकिन इस बीच बेहतरीन मजबूती के साथ बाजार ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं दीप, और अच्छी खासी खरीदारी और दिन के हाई पॉइंट पर बाजार ट्रेड कर रहे हैं इस वक्त। नेस्डेक फ्यूचर्स, डाउ फ्यूचर्स, नास्डेक फ्यूचर्स भी अब सेंचुरी मार्क 1% ऊपर है, 1% ऊपर है। तो एक्चुअली नेस्डेक फ्यूचर्स ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा मजबूत। ये तो देखिए रिलायंस ने थोड़ा दबा रखा है, आधा % नीचे है, अदरवाइज निफ्टी और बेहतर प्रदर्शन कर सकता था ये। बिल्कुल। और क्योंकि बैंक्स की बात चल रही है तो वरुण भी ज़्यादातर मिड कैप प्राइवेट बैंक्स की अपडेट दे रहे थे। RBL बैंक इस चार्ट पर भी रखिए नज़र, क्योंकि बढ़िया मोमेंटम में रहा है और यहाँ पर भी आपको एक मूव आती हुई दिख रही है। देखते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर आता है कि नहीं। 1.5% ऊपर RBL बैंक। आइए एक बिगुल हिमांशु जी के लिए इनफैक्ट थोड़ी देर में हिमांशु जी की भी कॉल लेते हैं। उससे पहले एक RBL बैंक पर एक बार चार्ट चेक एक्चुअली ले ही लेते हैं, क्योंकि मूव इस पर आपको अच्छी बनती हुई दिख रही है। सिमी जी जरा देखें RBL बैंक क्या चल रहा है इसमें। दीपांशु, स्टॉक तो परफेक्ट है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है और मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा पोजिशनल जाना ही बेहतर होगा। छोटा मोटा एक मूव के लिए स्टॉक तैयार नहीं है। स्टॉक में बहुत बड़ा सा मोमेंटम आने वाला है। मुझे लगता है कि स्टॉक यहाँ से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी शो करेगा। तो मैं यहाँ पे पोजिशनल जाना बेहतर समझूंगी, क्योंकि पोजिशनल जाने में ये सुविधा है कि इसका मैं स्टॉप लॉस भी बड़ा दे सकती हूँ। 184-85 के आसपास बना है और मुझे लगता है कि स्टॉक में अगर स्टॉप लॉस होना है तो 172 या 170 के आसपास स्टॉप लॉस लगा के उसमें 200 से 210 का टारगेट में दे सकती, जो कि शॉर्ट टर्म में अचीवेबल है। थोड़ा बहुत लोअर लेवल पे मिलता है तो भी खरीदिए, करंट लेवल भी खरीदिए। 210 से 220 का टारगेट शॉर्ट टर्म में भी देखने को मिलना चाहिए। थोड़ा सा लंबा स्टॉप लॉस के साथ लंबा टारगेट के लिए वेट करें। तो ये है आपके लिए राय इस वक्त आती हुई RBL बैंक पे। आइए बढ़ते हैं आगे और अब वक्त है सेठी साहब से मुलाकात करने का। स्वागत है सेठी साहब आपका। पहले तो कल की पिक के लिए बधाई। कल आपकी रेन इंडस्ट्री और संघवी मूवर्स थी। संघवी मूवर्स का 5% ऊपर का लेवल आज मुझे नजर आया है और आई एम श्योर आपके टारगेट के ऊपर भी निकला होगा। एक बार जरा अपडेट भी दें, टारगेट हासिल हो चुके हैं, सील लगा दी जाए। बिल्कुल। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। हाँ, कल संघवी मूवर्स 327 के लेवल पे ट्रेड रिकमेंड किया था और 345-350 के टारगेट थे। आज 348 के हाइट करके अभी भी 346 के लेवल पे टारगेट भी अचीव हो गए और अच्छी तेजी बनी है आज के रेंज बाउंड मार्केट में। चलिए बहुत बढ़िया, बधाई हो आपको। बताएं सर अब क्या है इरादा। अनिल जी, दो स्टॉक्स है, दोनों कैश मार्केट के आज। बताएं सर, पहला कौन सा।
अनिल जी, जो आज का पहला स्टॉक है, ये पहले भी मैंने एक दो बार रिकमेंड किया हुआ है। स्टॉक का नाम है महाराष्ट्र सीमलेस, जो अभी 329 के लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। भारत की एक दिग्गज स्टील पाइप्स और स्टील ट्यूब्स बनाने वाली कंपनी है, जो कि मेनली सीमलेस पाइप्स और ERW पाइप्स के लिए जानी जाती है। 55% का एक डोमिनेंट मार्केट शेयर है। इन्होंने लास्ट ईयर यूनाइटेड सीमलेस नाम की एक कंपनी को NCLT से भी एक्वायर किया तेलंगाना में, और उसको टर्न अराउंड भी किया। उससे कैपेसिटी बढ़ी और मार्जिन्स भी अब सुधार हो गए कंपनी के। और बाकी कंपनी का रिन्यूएबल एनर्जी का भी कारोबार है, एक रिग्स का भी कारोबार है, और रिग्स का भी कंट्रीब्यूशन एबिटा में इस क्वार्टर से या पिछले क्वार्टर से आने लगा है, तो वो भी एक बड़ा पॉजिटिव है। बाकी एक दमदार कंपनी है, जबरदस्त ऑर्डर बुक है, करीबन 2000 करोड़ की मार्की क्लाइंट लिस्ट है, जैसे रिलायंस है, IOC, L&T, BHEL, NTPC, इन सबको कैटर करती है। और सितंबर तिमाही भी बहुत ही अच्छी थी, 183 करोड़ का पैट था, जो पिछले साल 102 करोड़ का पैट था। कम डेट इक्विटी रेशियो है 0.19 का। प्रोमोटर्स की भी अच्छी खासी हिस्सेदारी, और उन्होंने अपनी हिस्सेदारी भी हाल ही में बढ़ाई है। और बाजार के दिग्गज निवेशक आकाश एंड लता भंसाली मिलके 3.4% स्टेक ऑन करते हैं। L&T म्यूचुअल फंड अराउंड 2.8%। मुझे लगता है ये स्टॉक अपने हाइट से अच्छा खासा करेक्ट हुआ, हालांकि जितना करेक्ट दिख रहा उतना नहीं हुआ। इसने एक पे एक बोनस दिया हुआ है हाल ही में, तो एक बोनस अभी ट्रेड कर रहा है, बट मुझे लगता है यहाँ से बहुत अच्छे अपसाइड देखने को मिलने चाहिए। 350 का शॉर्ट टर्म टारगेट है, 320 का स्टॉप लॉस रखना है। ओके, तो ये है आपके लिए महाराष्ट्र सीमलेस, जहां पर आपको करनी है खरीदारी सीरी साहब की तरफ से। दूसरी कॉल सर। दीपांशु, दूसरा स्टॉक है एक टेक्सटाइल स्टॉक है, इंडोकाउंट इंडस्ट्रीज। अभी 137-38 के लेवल पे ट्रेड करता है। ये भारत की एक लीडिंग होम टेक्सटाइल बनाने वाली कंपनी है। मेनली बेडशीट्स है, क्विल्ट्स है, पिल्लोज, स्लीपिंग बैग्स, ये सब बनाती है। 54 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट होता है। फिर यूएस एक बड़ा मार्केट है, और यूएस के मार्केट में बेडशीट्स के सेगमेंट में 20% इनका मार्केट शेयर है। बाकी कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, वैल्यूएशन के लिहाज से भी बहुत ही सस्ता है, 7 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड करता है। और फिर रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 22%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 30%। पिछले साल कंपनी ने गुजरात हेवी केमिकल्स GHCL का भी होम टेक्सटाइल कारोबार खरीदा है। और टेक्सटाइल एज ए सेक्टर भी अच्छा लग रहा है। एक तो आने वाले बजट में मुझे लगता है, चूंकि टेक्सटाइल का जो सेक्टर है, एक तो हमको चाइना +1 की स्ट्रेटजी को भी जो कैपिटलाइज करना है, तो उसका सरकार का फोकस होना चाहिए। फिर एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के हिसाब से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्टर है, तो इस सेक्टर को भी सरकार हमेशा बढ़ावा देती है। PLI स्कीम ऑलरेडी दिया हुई है, और उस लिहाज से मुझे लगता है पूरे टेक्सटाइल स्टॉक्स में अब यहाँ से अच्छी खासी तेजी आने वाले दिनों में देखी जा सकती है। बाकी FIS भी बुलिश है, तो मुझे लगता है इस स्टॉक को बिल्कुल करंट लेवल्स पे खरीदना चाहिए। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म टारगेट है 150 का, स्टॉप लॉस रखना है 130 का। इंडो काउंट, इस पर कर सकते हैं आप काउंट खरीदारी करने के लिए। आज से सेठी साहब की तरफ से ये एक और बेहतरीन पिक, महाराष्ट्र सीमलेस। और ये सारे पाइप वाली कंपनियों में बड़ी तेजी बनती हुई दिख रही है। आज जिंदाल सुबह किसी की रिकमेंडेशन लिस्ट में आया था, जी हाँ, आई थिंक हेमांग सर ने दिया था। और इंडो काउंट भी यहाँ पर 150 का टारगेट रखें और 130 का स्टॉप लॉस। महाराष्ट्र सीमलेस 320 का स्टॉप लॉस, 350 का टारगेट। और दीप, अगर आप फ्री हैं तो मेरी 2:30 बजे की स्टडी तैयार है। मैं तो आपका सीरी साहब की पिक चली थी। आइए लेते हैं जी की मार्केट चार्ट की। जबरदस्त फॉर्म में है अनिल जी। डाउ फ्यूचर्स ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स की तेजी आपको दिख रही है। वीकेंड के बाद 3 दिन की छुट्टी के बाद खुलने के लिए तैयार। 1% ऊपर नैस्डैक फ्यूचर्स लग रहा है। जो भारी पिटाई वाला नैस्डैक है, 33% पिछले साल गिरा था, अब इस साल की शुरुआत तो एटलीस्ट अच्छे नोट पर करने की तैयारी कर रहा है। एशिया पॉजिटिव था सर, यूरोप आपको अच्छी तेजी दिखा रहा है, 1.5% ऊपर यूरोप है। कच्चा तेल ठीक है, थोड़ा ऊपर है। रुपया थोड़ा जरूर कमजोर हुआ है, 17 पैसे आज रुपया कमजोर है, और डॉलर इंडेक्स भी 104 के ऊपर है। तो करेंसी में थोड़ा एक्शन चल रहा है, अदरवाइज तो बहुत ही अच्छे क्यूज आ रहे हैं। बताएं सर। तेजी की पोजीशन बरकरार रखनी चाहिए। हालांकि हम कुछ क्रूशियल लेवल के आसपास है जहां पर बाजार को अगर रुकना है तो यही रुकना है, वो है 18,250 275, ये आखिरी बाधा है। अगर आज आप 18,275 250 के ऊपर बंद होते तो कहना ही क्या, 18,200 के ऊपर भी बंद होंगे तब भी आप अच्छे ही हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो खराब क्लोजिंग तो मिलने से रही, कितनी अच्छी मिलती यही देखने वाली बात है। बैंक निफ्टी 43,500 के ऊपर बंद होते हैं तो कहना ही क्या, बहुत ही अच्छा। और नहीं तो भी आप 43,000 के ऊपर लगातार बंद हो रहे हैं तो अच्छे हैं, और 43,400 पे तो आप ही हैं। कुछ डेटा आपके सामने रखूं दीप, बचे हुए समय के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 18,200 का। 18,200 के पुट पर 87 लाख शेयर है, 87 लैक्स। कॉल्स पर 1 करोड़ 22 लाख शेयर है, यानी कि कॉल राइटर्स कहीं ज्यादा है, करीबन 50 लाख शेयर, 40 लाख शेयर ज्यादा है, ठीक है। और आप
2 बजे के बाद से लगातार 18,200 के ऊपर बने हुए हैं। ऊपर से आपके डाउ फ्यूचर बढ़े ही जा रहे हैं, हर एक मिनट में एक पॉइंट बढ़ रहे हैं, वैसा वाला हाल है। करेक्ट, जब चेक करो ऊपर, जब तय करो एक दो पॉइंट आपको ऊपर मिलेंगे, 300 पॉइंट के ऊपर निकल जाए। अब 3 बजे तक आप 18,200 के ऊपर बने रहते हैं तो थोड़ी शॉर्ट कवरिंग कॉल राइटर्स की तरफ से आएगी, जो 1.25 करोड़ शेयर 18,200 के कॉल पर खड़े हैं। और उस लिहाज से फिर आपके लिए संभावना इस बात की कम हो जाती है। मना तो मैं कभी नहीं करता कि आप 18,200 के नीचे बंद होगे। तो आज फाइनली क्लोजिंग बेसिस पे आपको जो 6 सेशन से आप 18,000 और 18,200 के बीच में बंद हो रहे हैं, वो एक छोटा ब्रेकआउट मिलने की तैयारी है। बड़ा ब्रेकआउट 18,275 के ऊपर बंद होने पर मिलेगा, वो और भी अच्छा है। वो आपको 18,400 से 18,600 की रेंज में लेकर जाएगा इसी हफ्ते, ये आप मानकर चल सकते हैं। सो 18,275 के ऊपर बंद हुए तो बहुत ही बढ़िया, और 18,200 के ऊपर भी बंद होते तो अच्छा तो है ही। सो मुझे लगता है कि बंद हुए उस लिहाज से आप अपनी तेजी की पोजीशन रख सकते हैं। डर लगता है तो 18,100 का पुट ऑप्शन खरीद कर आप अपने आप को हेज कर सकते हैं। लेकिन जब तक डाउ फ्यूचर्स हर मिनट के साथ बढ़ रहे हैं, अब देखिए 308 का 318 हुआ है ठीक है, तो आप तेजी की पोजीशन बरकरार रखिए। हल्की शॉर्ट कवरिंग भी आएगी जो 18,300 तक ले जाने की कोशिश कर सकती है। 275-300 पर आने पर वहाँ आज आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। प्रिसाइजली 265 से 300 की रेंज आती है। ठीक है, अब आइए बैंक निफ्टी। 43,200 43,300 बहुत मजबूत सपोर्ट है बैंक निफ्टी पे पुट की पोजीशन के हिसाब से। 28 लाख शेयर दोनों ही स्ट्राइक प्राइस पे, और 43,300 43,400 रुकावट के लिए परफेक्ट जगह है। 42 लाख शेयर 43,300 पे और 43,400 पर 36 लाख शेयर। अब मजे की बात ये दीप, यहाँ भी 2 बजे के बाद से 43,400 के ऊपर ही बना हुआ है। थोड़ा सा आप अगर जोर लगाएं और आप मदद करें 43,500 को पार करा दें 3 बजे के पहले, तो आतिशबाजी फायरवर्क्स बैंक निफ्टी में दिखेंगे। क्योंकि 43,500 के कॉल पर 44 लाख शेयर है, वो तो ठीक है, लेकिन तब जो कॉल राइटर्स शॉर्ट ट्रैप होंगे 40, 70, 110, 130, करीबन 1.5 करोड़ शेयर बैंक निफ्टी के ऐसे होंगे, 1.5 करोड़ से ज़्यादा, जो 43,500 होने पर आपके लिए शॉर्ट में फंसेंगे। तो 3 बजे तक अगर 43,500 पार कर देते हैं तो आज ही 43,625 125 पॉइंट ऊपर और बैंक निफ्टी आपको दिख जाएगा आज। 43,500 आप 3 बजे के पहले पार करिए, आपको अच्छी शॉर्ट करेंगे। तो पहली चीज़ है कि फ्रेश शॉर्ट नहीं करना है। जो हमारी शॉर्ट करने की रेंज 43,375 से 43,500 की थी, अब यहाँ पर आखिरी आधे घंटे में शॉर्ट नहीं करना है। शॉर्ट करने के लिए दिन के दौरान मौका मिले तो क्या होता है, अगर समझो 11 बजे की, तो आपको दिन भर में मौका मिलता है। 3 बजे के बाद हायर रेंज पे उसमें शॉर्ट करना रिस्की होता है। प्रॉफिट बुक कर सकते हैं अगर आपके पास लॉन्ग है तो। आई थिंक तेजी के रुझान के साथ रहें। डाउ भी सपोर्ट कर रहा है, बाकी आपके लिए फ्लोज ठीक है, हल्के मार्केट हैं। पुट कॉल रेशियो कंफर्टेबल ही था, अभी भी कंफर्टेबल ही है पुट कॉल रेशियो। आज अभी मैं बताऊँ, निफ्टी का पुट कॉल रेशियो उल्टा घटा हुआ है, 0.99 है 1.0 से। बैंक निफ्टी का 0.93 से 0.90 है। तो दिन में जो डिप आई, पुट कॉल रेशियो बढ़ा ही नहीं। तो आप हल्के मार्केट में, तो घटने की जगह कम है आपके पास। 43,200 के नीचे आप बंद नहीं होंगे, 18,200 के नीचे बंद होने की संभावना बहुत कम है। तो फिर आप लॉन्ग पोजीशन में बने रहिए, कोई चिंता की बात नहीं। ओके, तो ये है आपके लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों पर अंजी की राय। परेशानी की बात नहीं है, बने रहिए, यहाँ पर आपको एक्शन बनेगा। आइए मुदु जी के पास चलते हैं और लेते हैं एक मुनाफे वाले मुद्दे। बताएं सर। एक ऐसा स्टॉक जिस पर लगातार हम बात कर रहे हैं और उसकी सबसे पहले एक ऑप्शन स्ट्रेटेजी दे रहे हैं। इंडियन होटल का 320 वाला कॉल ऑप्शन खरीद के चलेंगे, जो 10 रुपए पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, जिसका पहला टारगेट 14 रुपए, दूसरा टारगेट 16 रुपए और स्टॉप लॉस रहेगा 8 रुपए का। 320 पर इंपॉर्टेंट हर्डल था चार्ट्स पर और ऑप्शन चेन डेटा पर। करीब 14 लाख शेयर के साथ वो ऑप्शन चेन डेटा को स्टॉक ने निकाल दिया। बढ़िया बाइंग वहां से देखने को मिल रही है। साथ के साथ अगर डेली चार्ट्स पर बात करते हैं तो स्टॉक में एक फ्लैग पैटर्न बनाया, उसका ब्रेकआउट आज के सेशन में आता हुआ नजर आ रहा है। शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज भी 320 पर निकल कर आ रहा था, उसको भी आज के सेशन में स्टॉक ने निकाल दिया है। तो ये सारी चीज इंडिकेट करती है स्टॉक में यहाँ से तेजी बनेगी। ऑप्शन की स्ट्रेटेजी हमने सुझा दी है। कैश में कोई खरीदना चाहता है बिल्कुल खरीदिए। 326 पहला टारगेट, 329 दूसरा टारगेट और कल हमने पिक ऑफ द वीक में 333 के टारगेट्स के लिए इंडियन होटल को चुना था। 333 335 तक के भी अपसाइड मूव इंडियन होटल में नजर आते हैं। बहुत बढ़िया चार्ट स्ट्रक्चर है, फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, छोड़ना नहीं है। चाहे आप पोजिशनल ट्रेड कीजिए, चाहे आप इंट्राडे ट्रेड कीजिए, स्टॉक को खरीद के चलना है। स्टॉप लॉस रहेगा 317 का। ऑप्शन का जो स्टॉप लॉस है वो 8 रुपए के साथ 320 का कॉल ऑप्शन खरीद के चल सकते हैं।
तो 320 का कॉल ऑप्शन खरीदना है आपके लिए इंडियन होटल्स एट द मनी, आपको इस समय दिख रहा है और अच्छी मूव आ रही है। अगर आप डिलीवरी लेकर ले रहे हैं या ट्रेडिंग के लिए ले रहे हैं तो 317 का स्टॉप लॉस भी इस पर आप लगा सकते हैं, बट बढ़िया मोमेंटम आपको आते हुए दिख रहा है। इनफैक्ट डेज हाई पर आ गया है इंडियन होटल्स। न्यू ईयर सेलिब्रेशंस के बाद अब इस स्पेस में भी आपको एक्शन बनते हुए दिख रहा है। चलते हैं सिमी जी के पास और लेते हैं एक सिमी का नॉन स्टॉप शेयर। बताएं सिमी जी। दीपांशु, मेरा अभी का जो कॉल होगा वो होगा एक पाइप स्टॉक। अनिल जी ने अभी अभी जिक्र किया है कि महाराष्ट्र सिमलेस, उसके बाद जिंदल 100, उसके बाद मेरा तीसरा होगा जो ट्रेडर्स का भी फेवरेट है, एस्ट्रल पाइप। स्टॉक लगातार 5 ट्रेडिंग सेशन से कंसोलिडेशन मोड में था और आज इसका ब्रेकआउट फाइनली आ रहा है। इंट्राडे चार्ट में देखेंगे तो एक पेनन बन रहा था और पेनन का ब्रेकआउट आ चुका है, तो करंट लेवल पर एस्ट्रल पाइप को खरीद कर चलेंगे। पहला टारगेट होगा 2060 का पहला टारगेट, उसके बाद 2085 और उसके बाद 2100। ये तीनों टारगेट्स के लिए एस्ट्रल पाइप को खरीद कर चलने का सलाह होगा। 1985 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के एस्ट्रल पाइप को खरीद कर चलेंगे। एस्ट्रल लिमिटेड। ओके, एस्ट्रल लिमिटेड या एस्ट्रल पाइप, ये भी पाइप बनाने वाली कंपनी मजबूती से बढ़ रही है आगे। 2060, 2085, 2100 का रखे टारगेट, 1985 के नीचे लगाएं स्टॉप लॉस। 225 अंक ऊपर बैंक निफ्टी, 43,400 के ऊपर, 18,225 के आसपास निफ्टी और 300 अंक ऊपर डाउ फ्यूचर्स। गजब की मजबूती बाजार में आज देखने को मिल रही है। आइए, इससे पहले कि हम एनबीएफसीज और बैंक्स पर आपके सामने एक बेहतरीन रिपोर्ट रखें, तैयार है सुमित जी अपने बिगुल के साथ सुमित के सुपरहिट। बताएं सुमित जी। अनिल जी, मेरे पास एक सेल कॉल रडार पे आया है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 1722 रुपए, 1725 रुपए। स्टॉक का नाम है ग्रासिम। ग्रासिम के अंदर ऊपरी लेवल से दबाव देखने को मिल रहा है। ग्रासिम में यहाँ से थोड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है और 1-2 दिनों के अंदर थोड़ा सा दबाव देखने को मिल सकता है। यहाँ पे बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा ग्रासिम के अंदर। ऊपर में 1750 का इसके अंदर स्टॉप लॉस बनेगा और नीचे में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 1700 रुपए का इसका पहला टारगेट बनेगा, 1680 रुपए का इसका दूसरा टारगेट बनेगा। तो ग्रासिम के अंदर 1750 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करें 1700, 1680 के टारगेट्स के लिए। सही सुना मैंने सुमित जी? बिकवाली शॉर्ट पक्का? एक मिनट। हाँ सेल कॉल है पक्का। हाँ, मैंने कहा ऐसा ना हो कि हमने गलत सुन लिया कल को फिर आप बोलो कि हमने। ओके, तो वैसे बिकवाली सुमित जी शुरू करते हैं। हाँ, तो ग्रासिम पहला कॉल आया है 1750 के स्टॉप लॉस के साथ बिकवाली करने का। 1729 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 1700 और 1680 के टारगेट के लिए सुमित जी की तरफ से बिकवाली की राय आपके लिए आती हुई दिख रही है। परफेक्ट। आइए बढ़ते हैं आगे। जेफरीज, ये है वो जानी मानी विदेशी ब्रोकरेज फर्म जिसने बैंक्स और एनबीएफसी पर एक रिपोर्ट निकाली। इस रिपोर्ट में क्या क्या खास बातें आपके लिए जानना जरूरी है और क्यों जरूरी है वो भी मैं बता दूं कि आजकल हिंदुस्तान में जितने एफआईज हैं, जितने एफआईज ब्रोकरेजेस हैं, उनमें सबसे ज़्यादा रिसर्च की जो वैल्यू की जाती है उनमें जेफरीज टॉप पे आता है। जेफरीज की रिपोर्ट को सबसे ज़्यादा मान्यता दी जाती है क्योंकि पहले पुरानी टीम जो सीएलएसए के पास हुआ करती थी वो जेफरीज में शिफ्ट हो गई और उसके बाद उनकी जो रिपोर्ट्स आती है उनकी वैल्यू सबसे ज़्यादा मार्केट करता है, उन पर रिएक्शन ज़्यादा आता है, उन पर क्रिसवुड साहब रीड एंड फियर जिनकी वजह से फेमस है, वो भी सीएलएसए से जेफरीज में अपने तामझाम सारे लेके गए, पूरा बैंड बाजा और बारात। सो इसलिए हम जेफरीज की रिपोर्ट आपके सामने रख रहे हैं और रखने के लिए हमारे साथ दुबे साहब हैं। दुबे साहब बताएं। सो अनिल जी, क्रिसवुड साहब ने जो बोला है इस रिपोर्ट में वो मैं आपको बताता हूँ और काफ़ी सारी अच्छी बातें भी कही है, कुछ इन्होंने ऐसी बातें भी कही है जो कि शायद थोड़ी बहुत चिंताजनक है, ज़्यादा नहीं। अब सबसे पहले इन्होंने कहा है कि 2022 में आपने देखा कि क्रेडिट ग्रोथ काफ़ी बेहतर रही थी, लेकिन 2023 में शायद ये पीक आउट होते हुए नजर आएगी। 2022 में करीब 17% के आसपास की बढ़ोतरी थी, 2023 में कम होकर करीब 12-13% के आसपास रह सकती है। लेकिन जो डिपॉजिट ग्रोथ है उसमें आपको अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिलेगी, करीब 10% के आसपास अभी बढ़ी थी, 11 से 12% के आसपास की ग्रोथ जो है वो आपको यहाँ पे देखने मिल सकती है। हालांकि नेट इंटरेस्ट मार्जिन जिसमें आपको बढ़ोतरी देखने मिली थी, हो सकता है कि FY24 के फर्स्ट हाफ में यहाँ पे थोड़ी बहुत आपको रुकावट देखने मिले, और क्योंकि नेट इंटरेस्ट मार्जिन में थोड़ी बहुत रुकावट देखने मिलेगी तो रिटर्न ऑन एसेट्स जो है उसमें आपको जो ग्रोथ हुई थी उसमें शायद थोड़ा बहुत धीमापन देखने मिल सकता है। लेकिन
इनका कहना है कि अभी आपने देखा कि पीएसयू बैंकिंग स्पेस में काफ़ी बेहतरीन तेज़ी देखने मिली थी, इसके बावजूद पीएसयू बैंक्स जो है वो प्राइवेट बैंक से अभी भी करीब करीब 70% डिस्काउंट पे ट्रेड करते हैं। और इनका कहना है कि ये डिस्काउंट जो है अगर 40-50% के आसपास रहे तो ये फिर भी लॉजिकल है, इतना भारी डिस्काउंट नहीं हो सकता। यानी कि आप समझिए ये इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि पीएसयू बैंकिंग स्पेस में आपको कम से कम 20% के आसपास की रैली जो है वो और देखने मिल सकती है। सेकेंड हाफ 23 में बैंकिंग स्पेस से करीब 5 से 7 बिलियन डॉलर के आसपास की पूंजी जुटाई जा सकती है। और साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि क्योंकि इलेक्शन ईयर है तो इसके लिए आप तैयार रहिएगा, काफ़ी सारे लोन वेवर्स शायद हो सकते हैं, ग्रामीण इलाकों के लिए काफ़ी सारी स्कीम्स आ सकती है, पीएसयू निजीकरण, इस पे भी आपको नज़र रखनी है। रेट कट पे इनका कहना है कि शायद आपको 25 से 50 बेसिस पॉइंट और रेट कट और रेट बढ़ोतरी देखने मिलेगी, लेकिन सेकेंड हाफ 2023 में शायद रेट कट का सिलसिला जो है वो शुरू हो सकता है और सेकेंड हाफ में नहीं हुआ तो हो सकता है कि FY24 के फर्स्ट इसमें ही रेट कट का सिलसिला जो है वो शुरू हो सकता है। बैंक्स में इनको ICICI, SBI और इंडसइंड बैंक पसंद है। NBFCs के लिए इनका कहना है कि लोन ग्रोथ जो है वो अभी भी जारी रहेगी। 24 में 13 से 14% के आसपास की लोन ग्रोथ होगी और अफोर्डेबल हाउसिंग ये वो सेगमेंट होगा जिसमें सबसे अच्छी लोन ग्रोथ होने वाली है, 19 से 20%। ऑटो फाइनेंस में 18% की ग्रोथ होगी, लेकिन नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे दबाव होगा और खासकर ऑटो सेगमेंट जहाँ पे ग्रोथ अच्छी हो रही है वहाँ पे नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे जो है वो आपको दबाव देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे आप नज़र रखिएगा क्योंकि काफ़ी हद तक इनके जो लोन थे वो कुछ हद तक शायद फिक्स रेट लोन्स थे, इसके लिए इनको दबाव देखने मिलेगा। लेकिन इस स्पेस में चोलामंडलम और आवास फाइनेंशियल ये दो स्टॉक्स है जो इनको सबसे ज़्यादा पसंद है। दोनों पे खरीदारी की सलाह है। चोला पे 890 का टारगेट है और आवास पे तो 2850 का टारगेट दे रहे हैं। ओके, तो चोला इन्वेस्टमेंट और आवास फाइनेंशियल्स ये दो स्टॉक है जहां पर जेफरीज NBFC के तौर पर कम नोन है, ज़्यादा इनकी चर्चाएं नहीं होती किसकी ट्रेडिंग स्टॉक में। ये दोनों आवास और चोला आवास तो FNO में भी नहीं है, चोला तो फिर भी है। बैंक्स जरूर ICICI, इंडसइंड थोड़ा सरप्राइजिंग है कि इनकी टॉप लिस्ट में आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन के लिहाज से शायद थोड़ा कंफर्ट रहेगा इनका, ये हो सकता है। आइए बढ़ते आगे और अब वक्त है बसीन साहब से मुलाकात करने का। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। बाजार दिन की ऊंचाइयों पर है, डे हाई पर ट्रेड कर रहे हैं, निफ्टी पर, बैंक निफ्टी पर। बताएं सर आपकी तरफ से आउटलुक और साथ ही अपडेट्स भी। गुड आफ्टरनून अनिल जी। तो जैसे आपको कहा ये महीना तो डाउ को बिलोंग करता है, तो ये ग्लोबल रैली आएगी और आप उसके अंदर ही बह जाओगे। 18,500 आया 2 दिन की बात है और उसके बाद आपको फिर देखेंगे, रिव्यू करेंगे, लेकिन यू विल फॉलो ग्लोबल क्यूज एंड द डाउ इज गोइंग टू लीड जनवरी इनटू द न्यू ईयर एंड सो ऑन। मार्केट में अंडरटोन एक्सट्रीमली स्ट्रांग हो गई आफ्टर द डॉलर वीकनेस और अब ये एक एक्सेप्टेड है। आज देखिए जितने मंदी में थे, टाटा स्टील में 90 रुपए में और 140 का टारगेट सबका हो गया। तो ये बाजार का बदलते हुए रुख आपको पता नहीं लगेगा। मेटल्स इज लीडिंग और अब आपको आईटी में भी उस तरह की चाल दिखेगी क्योंकि मुझे लगता है नैस्डैक हैज बॉटम्ड आउट फॉर टाइम टू कम। सो आई थिंक आईटी स्टॉक्स कैन लिव अ वेरी स्ट्रांग रिबाउंड। TCS के नंबर्स है 9 और 12 को, इन्फोसिस के, दैट विल सेट द टोन। अपडेट दे दूं अनिल जी आपको, कल SBI लाइव दिलाया था 1030-35 में 1392 बिक गया SBI लाइव, 1230 में दिलाया था। श्री सीमेंट आपको 22,900 में दिलाया था, वो 23,600 हो गया। और आपको मैंने दोपहर को नया को वेदांता और बजाज फिनसर्व दोनों आज के हाइस्ट पे चल रहे हैं। कल आपको GNFC दिलाया था, वो भी हार गया। अब आपके लिए 3 पिक्स है, आप कहे तो मैं शुरू करूं। जी सर प्लीज बताएं। अनिल जी सबसे पहले लीजिए TVS मोटर। देखिए मंथली नंबर्स पे जनवरी दिसंबर एंड में और 2 व्हीलर्स पे सब पोस्टपोन करते हैं फ्रॉम 1 जनवरी क्योंकि नया साल होता है। और मैं आपको बताऊं 2 व्हीलर्स विल लीड दिस मार्केट राइट अप टू द बजट। जनवरी फरवरी विल सी रिकॉर्ड डिस्पैचेस क्योंकि रूरल इनकम्स आर बैक एंड आई थिंक TVS फिट्स द बिल परफेक्टली और आर्ग्यूबली द बेस्ट 2 व्हीलर इन द कंट्री। और अब वो not only in their scooter but their motorcycles, their EVs are doing extremely well। तो ये 1030-34 में आप इकट्ठा कीजिए। 1010 का स्टॉप लॉस है, मुझे वापस 1090 और 1100 भाव दिखता है इसका इन द नेक्स्ट 3 डेज। दूसरा पिक है अनिल जी विप्रो। देखिए मैं लार्ज कैप IT पे खेलूंगा और मुझे विप्रो की अर्निंग्स इस क्वार्टर में बहुत शानदार आएंगी, मच बेटर देन द रेस्ट। एंड विप्रो हैज अ वेरी गुड रिस्क रिवॉर्ड, इट ट्रेड्स एट जस्ट 15 टाइम 1 ईयर फॉरवर्ड।
393, 395 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 380, 420 का टारगेट दिखता है मुझे विप्रो बाय द रिजल्ट। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट कोरोमंडल फर्टिलाइजर कल आपको 385 टू 885 890 में दिलाया है। अब मैं 900 में अपना स्टेक कर रहा हूँ। कोरोमंडल विल गो टू 925, स्टॉप लॉस रखिए। अब आपका जो प्रॉफिट था 884 का, 890 सॉरी 890। ओके, तो ये 3 स्टॉक है जहां पर खरीदारी करने की राय। टीवीएस मोटर्स 1010 का स्टॉप लॉस रखें, 1090 1100 का। विप्रो 380 का स्टॉप लॉस रखें, 420 का टारगेट है। और कोरोमंडल 890 का स्टॉप लॉस रखें, 925 का टारगेट है। ये 3 स्टॉक आते हुए इस वक्त आपके लिए बसिन साहब की तरफ से ये तीनों बेहतरीन पिक्स। आइए, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन इस वक्त बाजार का आपके सामने होता हुआ दिख रहा है। गजब का एक्शन, जबरदस्त मूव आ रही है। बिल्कुल, सेठी साहब हमारे साथ हैं। सेठी सेठी साहब से एक बार जरा राय एनबीएफसी पर लेना चाहता हूं। अभी सेठी साहब, बसिन साहब के पहले हम बात भी कर रहे थे, जेफरीज की तरफ से तगड़ी रिपोर्ट आई, चोला और साथ ही आवास फाइनेंशियर्स ये उनकी टॉप लिस्ट में भी। लेकिन एनबीएफसी जो महिंद्रा एंड महिंद्रा के भी फाइनेंस के भी नंबर आए, भले उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग हो, कैसे दिख रही है ये स्पेस और क्या करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल अनिल जी, बहुत ही दमदार स्पेस है और एक अच्छी खासी तेजी के लिए तैयार है। हालांकि कुछ तेजी तो पिछले कुछ दिनों में हो गई है, बट स्टिल मुझे लगता है लॉट ऑफ अपसाइड इज लेफ्ट। और ये जो साल है हम सब मान रहे हैं कि बैंकिंग के लिए, एनबीएफसीज के लिए बेहतरीन जाने वाला है। बाकी एनबीएफसी स्पेस से मुझे लगता है स्टॉक्स लाइक का बजाज फाइनेंस, जो कि काफी पिटा हुआ है, अपने हाइट से काफी अच्छा सा करेक्टेड हो चुका है, उसमें बिल्कुल खरीदारी करने के मौके हैं। उसके अलावा पूनावाला फाइनेंस मेरा एक पसंदीदा स्टॉक रहा है, जो कि इसके पहले वाले फ्राइडे को जब बाजार में कार्नेज था, मैं चैनल पे लाइव भी था, उस समय 250 के लेवल्स तक आ गया था। वहां से एक दमदार तेजी एक वीक में बनी है, 304-5 के लेवल्स आ गए, बट स्टिल आई एम एक्सट्रीमली बुलिश ऑन दिस स्टॉक। मुझे लगता है ये स्टॉक भी अच्छा करेगा। और बाकी आज जो नंबर्स आए हैं एनबीएफसीज के, जैसे एम&एम फाइनेंस ने रिपोर्ट कराया, जो अपना अपडेट दिया, फिर बाकी जो छोटी बैंक्स हैं जैसे साउथ इंडियन बैंक है या कैथोलिक सीरियन बैंक है, इन सब ने अपने जो नंबर्स का अपडेट दिया, उन सबको देखते हुए लगता है मुझे ये तिमाही बहुत अच्छी रहेगी। तो एम&एम फाइनेंस भी अच्छा लगता है, एल&टी फाइनेंस भी करेक्शन होके वापस से रिकवर हुआ, बट यहाँ से भी अच्छे अपसाइड लगते हैं। तो इन सब स्टॉक्स पे नजर है और यहाँ पे मुझे लगता है आने वाले दिनों में अच्छे अपसाइड देखने को मिलेंगे। हाँ, तो नजर रखिए, ये सारे काउंटर्स अच्छे हैं। सीएसबी बैंक भी पसंद आ रहा है सिटी साहब को, एल&टी फाइनेंस देखिए, इस पर भी आपको मूव आती दिखिए। एनबीएफसीज इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों से बढ़िया मूव दिखा रही है। बाय द वे आरबीएल बैंक की मैं बात कर रहा था, अब देखिए एक बड़ा ब्रेकआउट इस पर आ रहा है, तो आरबीएल ये भी अच्छी मूव दिखा रहा है। करीब 2-3 रुपए की मूव आपको पिछले 5-10 मिनट में आती हुई दिखी है, तो आरबीएल बैंक में अच्छी मूव आ रही है इस समय। कुछ और काउंटर्स भी हैं जिस पर आपको एक अच्छी मूव आती हुई दिखी है अभी मैक्स फाइनेंशियल, इसमें तेजी आ रही है। बजाज फाइनेंस की हम सुबह बात कर रहे थे, मैक्स फाइनेंशियल में आपने एक बढ़िया मूव बनती हुई देखी है। मुद्दे जी देखें जरा सर, मैक्स फाइनेंशियल इसका चार्ट अच्छे मोमेंटम में है इस समय, कोई ट्रेड दिखता है? बॉटम बनाने के बाद बाइंग आ रही है, यहाँ से जो अभी फ्रेश बाइंग करने की सलाह नहीं देंगे, क्योंकि जो नेक्स्ट हर्डल है वो 720-22 के आसपास निकल कर आता है। जैसे 722 का ब्रेकआउट होगा तो अग्रेसिव बाइंग आएगी, अदरवाइज उससे पहले हो सकता है इस काउंटर में यहाँ पे साइडवेज मूवमेंट देखने को मिले। तो इन लेवल्स पे जो पोजीशन है, अगर किसी के पास 695 के एसएल से पोजीशन को होल्ड करके चल सकते हैं। नया बाइंग करेंगे 722 के ऊपर, अग्रेसिव 722 के ऊपर बाइंग करेंगे, 750 तक के टारगेट्स फिर देखने को मिल सकते हैं। तो ये है आपके लिए मैक्स फाइनेंशियल, जिस पर आपको एक बढ़िया मूव आती हुई दिख सकती है। मैक्स फाइनेंशियल, बजाज फाइनेंस, ये सारे काउंटर्स मूव कर रहे हैं। ओके, हिमांशु जी के लिए बिगुल हिटमैन हिमांशु। हिमांशु जी, आज आप आए थे शो में, पता ही नहीं चला। गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी, गुड आफ्टरनून टू यू दीप। अनिल जी आया तो था, लेकिन कुछ बहुत ज्यादा अभी तक कुछ कन्विक्शन वाला ट्रेड अभी तक देखा नहीं था, इसलिए साइलेंटली बस शो को एंजॉय कर रहा था। हमें भी आइडिया नहीं लगा, नहीं तो हम 2-4 सवाल तो पूछ ही लेते वैसे। बट अभी एक दिन मैंने कहा हिमांशु जी का बिगुल, हिमांशु जी कब आए? फिर दीप ने बोला नहीं आए थे, तो फिर मैंने मान लिया। बताएं सर। अनिल जी खरीदारी कर दी है और खरीदारी करनी है टाइटन में। यहाँ पर अनिल जी एक अच्छा मुझे लगता है कि एक एक्यूमुलेशन होता हुआ नजर आया है, और साथ साथ डेरिवेटिव्स में भी पोजीशनिंग काफी अच्छी है। 2600 के आसपास स्टॉक है,
जबकि 2700 तक की कॉल्स में अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है कि टाइटन में एक अच्छी तेजी बनते हुए नजर आ सकती है और यहाँ पर हम एट द मनी के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदारी करके चलने की सलाह देंगे। तो जो 2600 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन लगभग 73-74 रुपए के आसपास अभी करेंटली ट्रेड करता है। इसमें 70-75 रुपए की रेंज में एक्यूमुलेशन करेंगे। 52 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। पहला टारगेट 105 रुपए, दूसरा टारगेट 135 रुपए और ये दोनों ही टारगेट मुझे लगता है कल तक आते हुए नजर आ सकते हैं। टाइटन में खरीदारी करें। 2600 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन 105 और 135 के दो टारगेट्स के लिए। तो ये है आपके लिए हिमांशु जी की तरफ से टाइटन, जिस पर आपको रखनी है नजर। अच्छा काउंटर इस पर आपको आते हुए दिख रहा है, मूव भी इस पर बढ़िया बन रही है। कंज्यूमर शेयर्स पर भी रखें नजर और इंश्योरेंस स्टॉक्स पर रखें नजर। बढ़िया मूव आ रही है इंश्योरेंस स्टॉक्स पर। सिटीजी से भी बात करेंगे, बट उससे पहले इस स्पेस में आपको बड़ा एक्शन बनते हुए दिख रहा है। बाकी इंश्योरेंस स्टॉक्स तो मूव कर ही रहे हैं, LIC पर भी रखिए नजर, क्योंकि रिसेंटली इसने भी अच्छा मोमेंटम पकड़ा है। आज भी आपको अच्छी मूव दिखा रहा है। रिसेंटली 680 के लो से करीब 50 रुपए की मूव आपने LIC में भी बनती हुई देखी है। तो क्या चल रहा है LIC को लेकर, क्या कह रहा है बाजार इस काउंटर पर, आइए जानते हैं। नुपुर ने करी है रिसर्च तैयार। नुपुर बताइए। बिल्कुल, LIC पे आज कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटी की तरफ से इनिशिएटिंग कवरेज आई है, जहाँ पे उन्हें 40% का पोटेंशियल अपसाइड दिखता है। 1000 रुपये का टारगेट इस कंपनी पर कोटक ने दिया है। अगर वैल्यूएशंस देखें तो उनका मानना है कि प्राइवेट प्लेयर्स से काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट पे ये स्टॉक है। 1.3x कोर एम्बेडेड वैल्यू भी दिसंबर 24 पर इस पे देंगे तो 1000 का टारगेट आता है। बाकी के जो प्लेयर्स हैं उनकी वैल्यूएशन देखें तो 2.1 से 3.2 टाइम्स पर फिलहाल वो ट्रेड करे। कोटक का मानना है कि LIC का जो FY 23 से 25 में VNB का जो कैगर होगा, जो कंपाउंडेड ग्रोथ होगी, वो करीबन 18% हो सकती है। APE पे भी उन्होंने कहा है कि 13% से कंपाउंडेड ग्रोथ आ सकती है आने वाले सालों में, और जिसके रिजल्ट्स होंगे कि उनके जो मार्जिन्स हैं वहाँ पर भी एक्सपांशन दिखेगा करीबन 180 बेसिस पॉइंट का। उनका ये भी मानना है कि जिस हिसाब से प्रोडक्ट मिक्स है और जो चेंजेस हो रहे हैं एजेंट्स को लेके, उससे भी मार्जिन्स में विस्तार आगे जाके हो सकता है। फिलहाल 37% का मार्केट शेयर है इंडिविजुअल APE में कंपनी LIC का। लेकिन एक ही कंसर्न और एक ही रिस्क कोटक की तरफ से आते दिखा है, जहाँ पे उन्होंने कहा कि अगर मार्केट में कमज़ोरी होती है तो जो एम्बेडेड वैल्यू उसके लिए सिग्निफिकेंट रिस्क होता है, क्योंकि जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट बुक है वो काफ़ी बड़ी है LIC की। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वैल्यूएशंस कमज़ोर है, ग्रोथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अंडर वैल्यूड स्टॉक है, 40% का पोटेंशियल अपसाइड वो यहाँ से देखते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए LIC पर राय। और कल हम बात भी कर रहे थे, परसों भी बात कर रहे थे LIC 690 से स्टोरी भी थी 690 से हम कह रहे थे कि LIC अगर पोटेंशियल बजट में कुछ आ गया ऐसा कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां भी जनरल इंश्योरेंस बेच पाएगी, तब तो ये स्टॉक 1000 रुपये का भाव होना चाहिए। LIC की पूरी री रेटिंग हो जाएगी तगड़ी। तो इनको क्या वजह दिख रही है खास इतनी तेजी की? एक तो ग्रोथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, कंपाउंडेड ग्रोथ वो एम्बेडेड वैल्यू में भी दे या APE में भी ले तो करीबन 18% की ग्रोथ देख रहे हैं आने वाले 2 साल में। सारे HDFC लाइफ, SBI लाइफ, सारे के सारे स्टॉक, यही LIC अगर होता है इंडेक्स में तो आज इंडेक्स कुछ और होता है। चलिए, 350 पॉइंट की तेजी अब आपको दिखेगी डाउ फ्यूचर्स में मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल आपके लिए सुमित जी के लिए आता हुआ सुमित के सुपर शेयर। सुमित जी बताएं सर। अनिल जी वापस से सेल कॉल ही रडार पे आया है। एक स्टॉक में दबाव देखने को मिल रहा है, जिसका अभी फ्यूचर्स में भाव चल रहा है 1730 रुपए, 1730। स्टॉक का नाम है PVR। PVR के अंदर यहां से दबाव देखने को मिल रहा है। मेरे को लग रहा है कि PVR यहां से प्रॉफिट बुकिंग दिखाएगा, तो PVR के अंदर बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। 1750 का इसके अंदर ऊपर में स्टॉप लॉस बनेगा। नीचे में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं, इसके अंदर भी सेम ग्रासिम की तरह 1700 रुपए का पहला टारगेट बनेगा, 1675 रुपए का दूसरा टारगेट बनेगा। तो PVR में 2-3 दिनों के लिए बिकवाली करें। 1750 जब तक ऊपर में टूटेगा नहीं, तब तक इसके अंदर कुछ खास तेजी होगी नहीं। और नीचे में जैसे ही 1720, 1715 का लेवल टूटेगा, तो 1700 से 1675 रुपए तक के लेवल PVR के अंदर देखने को मिल सकते हैं। बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा PVR। ये है आज का दूसरा शॉर्ट कॉल सुमित जी की तरफ से आता हुआ। ग्रेसिम के बाद 1725 के आसपास यहाँ करें बिकवाली और स्टॉप लॉस लगाएं 1750 का, 1700 और 1675 के टारगेट के लिए। आइए कुणाल जी और राकेश जी के लिए बिगुल पिक ऑफ द डे का, यानी कि कल की पिक आज ही कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से आती हुई दिख रही है।
क्योंकि कुणाल जी आज क्लोजिंग शो में है नहीं, तो राकेश जी आपको पिक भी देंगे, पूरा विश्लेषण भी देंगे, लेवल भी देंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा काम करेंगे। ऐसे में कल अगर मंसल जी आपकी तरफ से पिक ऑफ द डे ना आए और कुणाल जी चूंकि दूसरे कामों में बिजी है इस वजह से ना दे, तो ये पिक ऑफ द डे जो अभी आप दे रहे हैं किसकी मानी जाएगी? नहीं अनिल जी, ये पिक ऑफ द डे तो दोनों की मानी जाएगी। अनिल जी दोनों कुणाल की जी, कैसे? इज्जत अनिल जी, सुबह वाली तो दोनों की अलग होती है, असली वाली देखे गए हुए हैं। नहीं सुबह वाली तो दोनों की सेम होती नहीं, रूल बदलो कल बता आप अनिल जी गेम मैं में। दूंगा अनिल जी। अनिल जी आजकल तो अब मैं रोज अनिल जी गुड कंपनी में आजकल बैठ रहा हूँ, सब इतने बढ़िया बढ़िया लोग हैं। हाँ सेठी साहब भी बैठे हुए हैं आज तो बिना टाई के, तो पिक ऑफ द डे तो अनिल जी रेगुलरली देता हूँ मैं। वो तभी नहीं आती है जब कुछ कोई पार्टी वार्टी होती है अनिल जी। सेठी साहब तो संकट पहुंचे गए, सेठी साहब का तो शो था नहीं। सेठी साहब तो हमने कहा कि सेठी साहब चलो एक गेस्ट की कमी है, कुणाल जी भी नहीं है, चोपड़ा जी भी नहीं है, तो सेठी साहब ने हाँ बिल्कुल मैं तैयार हो जाता। तो सेठी साहब को तो पहले आप धन्यवाद दो और उसके बाद पिक दो बंसल जी। सेठी साहब को तो अनिल जी मैंने बाइज्जत सैटरडे को अनिल जी मतलब कि एक ही पैनलिस्ट हैं जिनको आप वीकेंड पर अर्ली मॉर्निंग अनिल जी फोन कर सकते हैं। अच्छा वो फोन उठा भी लेते हैं, उठे भी होते हैं, एकदम रेडी भी होते हैं, पूजा भी कर चुकी होती है। वाह। तो सैटरडे को इनको मैंने धन्यवाद दिया था अनिल जी। ओके बताए सर। अनिल जी अभी खरीदना है HDFC बैंक अनिल जी, इंडेक्स हैवीवेट्स हैं, ये अच्छे लग रहे हैं सारे, टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। 1630 1630 का स्टॉप लॉस लगाना है। 1657 अनिल जी पहला टारगेट है, 1666 दूसरा टारगेट है और पिक ऑफ द डे है हमारा HDFC बैंक। और साथ में अनिल जी एक छोटा सा अपडेट और है, एक नजर रखनी चाहिए इंडसइंड बैंक पर। इंडसइंड बैंक एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट की कगार पर है, तो लेवल्स पहले से शेयर कर रहा हूं अनिल जी। 1 मिनट का समय ले रहा हूं, चार्ट खोलना पड़ता है, इसमें कई बार चार्ट खोलने में समय लग जाता है। तो अनिल जी 1242 के अराउंड चल रहा है, अभी नहीं लेना है। 1245 के ऊपर की डिसाइसिव क्लोजिंग मिल जाए, इसके ऊपर सस्टेन करे तो मेरा और कुणाल जी का कॉल एक्टिवेट हो जाएगा। और पोस्ट ब्रेकआउट यहाँ पर 150 रुपीज से लेकर 200 रुपीज का मूव 1 से 1.5 महीने में देखने को मिलेगा। फॉर द मार्जिन ऑफ सेफ्टी आप क्वार्टर मान लें, 1 से 1.5 महीने में 150 से 200 रुपए का मूव देखने को मिलेगा। तो अभी नहीं, 1245 के ऊपर सस्टेन करें तब खरीदना है। लेवल्स एडवांस में इसलिए शेयर करें अनिल जी, कई बार मौका नहीं मिलता है जब ब्रेकआउट हो रहा होता है शेयर करने का। तो 1245 के ऊपर इंडसइंड बैंक को मिस ना करें। ओके, तो HDFC बैंक भी खरीदना है और इंडसइंड बैंक भी खरीदना है, दोनों खरीदना है, दोनों पिक ऑफ द डे में माना जाए। नहीं अनिल जी, वो तो पिक ऑफ द क्वार्टर है इंडसइंड बैंक, बट पोस्ट ब्रेकआउट, और ये पिक ऑफ द डे है अनिल जी। ब्रेकआउट के बाद में तो आप बताओगे ना, ब्रेकआउट आने के बाद आप यू विल अलर्ट राइट। हाँ अनिल जी, अगर चांस मिला चांस मिला क्या, आप बोलोगे तो चांस मिलेगा, नहीं बोलोगे तो कैसे चांस मिलेगा। हम तो चांस देने के लिए बैठे हैं यहाँ पे। देखिए हम चांस दे रहे हैं नितिन जी को, देखिए हम चांस देने वाले हैं सेठी साहब को, उनकी भी बेहतरीन पिक्स आ रही। तो पहले बिल्कुल निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरारका। बताएं नितिन जी। अनिल जी देखिए, ऊपर से फिर वापस मार्केट नीचे आई है। अभी यहाँ पे हम 18200 की कॉल ऑप्शन लेंगे जो 90 के आसपास मिलेगी आपको, और इसका स्टॉप लॉस होगा 70 के और टारगेट होंगे 115-120 रुपए का। तो 18200 की कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। ओके, 18200 का कॉल ऑप्शन आपको निफ्टी का लेना है। ये राय नितिन जी की तरफ से आती हुई दिख रही है आपके लिए, ये इसी एक्सपायरी का, और ये है आपके लिए एक बेहतरीन कॉल इस वक्त आता हुआ नितिन जी की तरफ से, खरीद कर चले। धन्यवाद नितिन जी ये बेहतरीन कॉल देने के लिए। और आइए अब सेठी साहब के लिए बिल्कुल, सेठी साहब की तरफ से भी आ रही है एक बेहतरीन पिक, सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक। बताएं सेठी साहब। बिल्कुल अनिल जी, जो एक और स्टॉक कैश मार्केट का जिसमें खरीदारी करने की सलाह है, स्टॉक का नाम है न्यूजन सॉफ्टवेयर। आज सब आईटी स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं और सबके रडार पे अब आईटी स्टॉक्स आने लगे हैं। अभी 369 के प्राइस पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ये एक जबरदस्त कंपनी है जो कि मेनली सॉफ्टवेयर सर्विसेज और प्रोडक्ट डेवलपमेंट के कारोबार में है, मतलब मेनली वर्कफ्लो ऑटोमेशन, फिर डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट और इमेजिंग, इस तरह के सर्विसेज प्रोवाइड करती है। हाल ही में इन्होंने कोफोर्ज के साथ भी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करी है
दमदार फंडामेंटल्स वाली एक आईटी कंपनी है जिसके रिटर्न रेशियोज बहुत ही अच्छे हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी क्लोज टू 20%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 23%, और आमतौर पे सभी आईटी कंपनीज डेट फ्री होती है, ये भी डेट फ्री कंपनी है। FIS का भी अच्छा खासा भरोसा है, अराउंड 28% ओन करते हैं, जिसमें बहुत अच्छे नाम है। HDFC है, गोल्डमैन सैक्स है, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, मलाबार फंड, ये सब ओन करते हैं। और इसके अलावा MIT जो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वो भी इसमें जून क्वार्टर में जहां 1.61% स्टेक ओन करती थी, इस डाउनफॉल का फायदा उठाया है और सितंबर तिमाही की जो शेयर होल्डिंग आई है उसमें 4.15% स्टेक हो गया है। MIT का 1.61 से बढ़ के 4.15%। मुझे लगता है ये स्टॉक भी अब अगर IT स्टॉक्स अच्छा करते हैं, जो कि मेरा मानना है काफी बीटन डाउन लेवल्स पे मिल रहे हैं, यहाँ पे बिल्कुल खरीदारी करने के मौके हैं। और इस स्टॉक के भी ईयरली हाइज है 670 के, वहां से करेक्ट होके 369 370 के लेवल्स पे ट्रेड करता है। मुझे लगता है यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। 390 का मेरा टारगेट है और 360 का स्टॉप लॉस रखना। न्यूजन सॉफ्टवेयर, ओके, तो ये एक और सीरीज आपकी तरफ से बेहतरीन पिक, न्यूजन सॉफ्टवेयर। मेरे ख्याल से जैन साहब ने भी इसको अपने जैन स्टॉक में शामिल किया हुआ है। बिल्कुल सर, 375 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखा है इस वक्त, और 360 का स्टॉप लॉस 390 के टारगेट के लिए करनी है आपको, खरीदारी है। ओके, एनर्जी और मेटल कमोडिटीज ये हुई हैं आज कमज़ोर। इस कमजोरी के पीछे कोई खास वजह है या ऐसे ही मूड हो गया कमज़ोर हो जाए? हो सकता है ना, रोज कुछ ना कुछ तो करना ही, कभी ऊपर कभी नीचे। तो एक तो बिना किसी वजह के कमज़ोर हो जाए कि आज प्रॉफिट बुकिंग है, आज बाइंग है, तो वो फिर जब है ना ऐसा कोई कारण नहीं होता तो हम ऐसे बोलते हैं। लेकिन कभी कभी कारण भी होते हैं कमज़ोर होने के या मजबूत होने के। तो नेहा हमारे साथ है तैयार। नेहा बताइए, ऐसे ही कमज़ोर हुई या कोई कारण से? सर मजाक में कहें तो सोने चांदी का शायद चमक देख के हो सकता है, थोड़ा सा इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो सकता है। बट जोक्स अपार्ट, एनर्जी में हमने थोड़ा सा एक कमबैक लोअर लेवल से आता हुआ देखा है, लेकिन वो स्ट्रेंथ सस्टेन नहीं कर रही है। इनफैक्ट आज हमने देखा कि जब यूरोपियन मार्केट्स खुले, बहुत तेजी से एलएमई मेटल्स भागे जरूर थे, लेकिन जिस तेजी से ऊपर गए उसी तेजी से नीचे आ गए। जिंक, एल्यूमिनियम, टिन, ये पर्टिकुलरली लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं, और कॉपर ने $100 की जो स्ट्रेंथ ओपनिंग सेशन में दिखाई थी वो पूरी तरह से गवा दी है और अब बिल्कुल फ्लैट ट्रेड हो रहा है। एनर्जी कॉम्प्लेक्स की बात करें, नेचुरल गैस तो हम देख ही रहे हैं, ऑलमोस्ट साल भर के निचले स्तर पर है, $4 के आसपास अपने आप को जैसे तैसे टिकाए हुए है। घरेलू बाजार में भी हम देख रहे हैं 11 महीने के लोज पर हो रहा है कारोबार। अब दरअसल हुआ क्या है वो बता देते हैं। ग्लोबल अर्थव्यवस्था को लेकर चिंता अभी भी बरकरार है, और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये IMF की तरफ से बयान निकल कर आया है। वो मान रहे हैं कि 2023 में दुनिया के 1/3 देश हैं वो मंदी के चपेट में आने का खतरा बना हुआ है। यूरोप, अमेरिका, चीन अभी भी आप कह सकते हैं दे आर नॉट आउट ऑफ द वुड्स, और उन्होंने माना है IMF चीफ ने कि पिछले साल के मुकाबले ये साल है वो ज्यादा चैलेंजिंग इन 3 इकोनॉमीज के लिए साबित हो सकता है। प्लस आज चीन के मैन्युफैक्चरिंग PMI के आंकड़े आए हैं, 3 महीने के निचले स्तर पर है। और सिर्फ यही नहीं, वियतनाम, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, इन सब ने एक लाइन से अपनी फैक्ट्री आउट एक्टिविटी के डेटा रखे, वो भी काफी खराब है, ऑलमोस्ट 15 से 16 महीने के निचले स्तर पर दर्ज हुए हैं। पाबंदियां चीन में जरूर हटी हैं, लेकिन कोविड के केसेस भी तेजी से बढ़ रहे हैं, तो मार्केट पार्टिसिपेंट्स को डाउट हो रहा है। और सर साथ ही बता दूं कि अब से कुछ ही देर पहले हमने देखा था कि डॉलर इंडेक्स ने बहुत शार्प स्पाइक दिखाई है, तो डॉलर इंडेक्स का बढ़ना भी प्रेशर क्रिएट करता है कमोडिटीज पर, और यही कुछ मोटी बड़ी बड़ी वजह है जिनकी वजह से हमने देखा है प्रेशर है। तो ये सारी की सारी वजह है जिसकी वजह से थोड़ा सा दबाव मेटल्स में दिख रहा है, एनर्जी कमोडिटीज में दिख रहा है। नेचुरल गैस तो गजब ही गिरा है, मतलब प्री वॉर लेवल पर आ गया। एक चीज बताओ, ये हाँ प्री वॉर लेवल पर नेचुरल गैस है ना, जैसे ग्लोबल मार्केट्स में गिरता है तुरंत हमारे यहाँ भी प्रोपोर्शनेटली कम हो जाता है, या हमारे यहाँ तो कंट्रोल्ड है प्राइसेस? सर MCX पर वायदा में तो तुरंत रिफ्लेक्शन है, 9% यहाँ गिरा, 9% का रिफ्लेक्शन यहाँ दिखा, वो तो यहाँ पे हो गया। और ये लोग बिल्कुल इन टैंडम चलते हैं। हमारे यहाँ बाकी कमोडिटीज में इंटरनेशनल और घरेलू वायदा में फर्क हो सकता है कि सिल्वर प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में चढ़ गई, हमारे यहाँ रुपए की कन्वर्जन को लेके चले, लेकिन इंटरेस्टिंगली नेचुरल गैस जितनी वॉलेटाइल है पूरा रिफ्लेक्शन हमारे मार्केट्स में भी दिखाई देता है। अच्छा, और जो कंपनियां नेचुरल गैस खरीदती उनके भी भाव डेली बेसिस पे इस तरह से गैस? नहीं सर, डेली बेसिस पे उनके नहीं होते हैं, तो वो एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस, उनके सेट प्राइसेस होते हैं, तो वो इम्पैक्ट जल्दी से नहीं आता। यस,
वो आने लग जाए तो मुझे तो फिर तो जो लोग गैस यूज कर रहे हैं उन कंपनियों के लिए तो बड़ी ट्रेडिंग के लिहाज से फिर तो बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट हो जाएगा। हाँ, उनके लिए तो मजे हो जाए कि आदि मतलब क्या बढ़ा भी ऐसे ही था, ऐसा जब युद्ध हुआ था बिल्कुल कौन कौन सी पाइपलाइन फूटने वाली थी और कि कहाँ एक्सीडेंट और कहाँ ब्लास्ट है। हाँ, ना बताओ। नॉर्थ स्ट्रीम बस अभी यमल की जो पाइपलाइन वहाँ पे सर अभी भी इन्वेस्टिगेशन उसकी चल रही है। मजाक कर रहा हूँ कि जिस तरह से रोज खबरें आती थी इधर लीकेज उधर लीकेज, ये फूट गया वो फूट गया, सब फालतू की और आउटेज भी चल रहे हैं बहुत सारी जगह पे। बात ही नहीं करता ये सब, भूल ही गए सब। जी आज जरा इस पर एक विशेष टिप्पणी ली जाए सेठी साहब से। सेठी साहब, जो कमोडिटीज के दाम ढीले हुए हैं कल और ये सब गैस के दाम कम हो रहे हैं, कुछ विशेष टिप्पणी आपकी? नहीं अनिल जी, देखिए कमोडिटीज के दाम कम होना या गैस के दाम कम होना या क्रूड अगर कम होता है तो डेफिनेटली अपने लिए तो बहुत ही अच्छा है। एज एन इकोनॉमी हम चूंकि इंपोर्ट करते हैं काफ़ी हद तक अपनी रिक्वायरमेंट्स, तो हमारे लिए तो अच्छा है। और बाकी कमोडिटीज के दाम कम होंगे तो ओवरऑल जो इन्फ्लेशन लेवल्स है वो भी कम होंगे और उसका फिर एक फेड पे भी असर आना चाहिए। मतलब जो उनकी मेजर दिक्कतें हैं इन्फ्लेशन की जिसके कारण से रेट हाइक कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी एक उनको फिर सोच विचार करना पड़ेगा। तो ऑल इन ऑल ठीक ही लग रहा है। बाकी सेक्टर के लिए थोड़ा डेफिनेटली नेगेटिव हो सकता है, बट जो इनके कंज्यूमिंग सेक्टर्स है उनके लिए बड़ा पॉजिटिव होगा। तो कंज्यूमर्स के लिए तो चलिए अच्छी खबर आ सकती है। नेचुरल गैस के दाम काफ़ी तेज़ी से गिरे हैं और राहत भी इससे आएगी। कच्चे तेल के दाम भी गिरे हैं, इससे भी राहत आएगी। बट मूव यहाँ पर आपको राहत वाली तो दिख रही है, 8% नीचे युद्ध के पहले के लेवल्स गिर रहे हैं। बट सीधी साहब, आपसे इंश्योरेंस स्टॉक पर राय लेनी थी सर। एक तो जो LIC में एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो मूव आ रहा है। आज सुबह से देखिए सर, HDFC लाइफ वायदा कारोबार का टॉप गेनर है। ICICI प्रू और SBI लाइफ में भी खरीदारी आ रही है। जनरल इंश्योरेंस में लोम्बार्ड भी मूव कर रहा है। पहले GIC और न्यू इंडिया एश्योरेंस भी एक्शन में थे। सडनली ये बाजार का इंटरेस्ट इंश्योरेंस स्टॉक्स में कहां से आ गया सर? नहीं बिल्कुल दीपांशु, पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि पूरा सेक्टर ही अच्छा कर रहा है और जो सेक्टर में एक बड़ा अंडर परफॉर्मर जिसने बहुत डिसअपॉइंट किया निवेशकों को IPO के बाद से ही, LIC, उसमें भी नीचे से कुछ जान आई है और वहां से अच्छे खासे बढ़त देखी गई है। अगर किन्हीं इन्वेस्टर्स ने नीचे लेवल्स पे एवरेज किया या लिया हो तो उनको तो काफी अच्छा सब्सटेंशियल रिटर्न्स पिछले कुछ दिनों में देखने को मिले। बाकी सेक्टर में एक रीरेटिंग के जैसे आसार नजर आ रहे हैं। एक तो सेक्टर हाईली अंडर पेनिट्रेटेड है और बाकी सरकार से उम्मीदें हैं अगर लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज को जनरल इंश्योरेंस भी करने दिया जाएगा तो डेफिनेटली एक बड़ा पॉजिटिव होगा। और खास करके ये जो दो कंपनियां जो री इंश्योरेंस के कारोबार में है, GIC RE और न्यू इंडिया एश्योरेंस, उनमें भी हमने एक शानदार तेजी पिछले कुछ दिनों में देखी है। मुझे लगता है ये सेक्टर पूरा यहाँ से और भी अच्छा करेगा। तो जिनके पास है उनको बिल्कुल बने रहने की सलाह है। बाकी फ्रेश खरीदारी के लिए कुछ थोड़ा करेक्शन का इंतजार करके फिर खरीदेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो थोड़ा इंतजार करके खरीदें, अच्छा रहेगा। बट डेफिनेटली आज की थीम एक जो बढ़िया मूव दिखा रही है वो है आपके लिए सारे के सारे ये इंश्योरेंस स्टॉक्स। HDFC लाइफ सुबह किरण जी के भी टारगेट्स हिट होते हैं आपको दिख रहे हैं, 600 के लेवल पर आ गया है। SBI लाइफ भी मूव कर रहा है। ICICI प्रू भी एक और काउंटर है जहां पर आपको अच्छी मूव दिखी है। तो इस स्पेस पर भी आप रखें अपनी नजर है चुनिंदा FMCG काउंटर्स पर। गोदरेज कंज्यूमर के बारे में सुबह वागले साहब बात कर रहे थे, उस पर हमने मूव देखी। मैरिको ये भी एक काउंटर है जिस पर आपको थोड़ा एक्शन बनते हुए दिख रहा है इस समय। इनफैक्ट अभी अभी रेडार पर भी आया है मैरिको, कुछ तो चल रहा है इस काउंटर में भी। एक बार जरा बंसल जी से भी राय ली जाए। बंसल जी, थोड़ा मूव करने की कोशिश करिए। 2 बार दिन में इसने अटेम्प्ट किया है। सारे FMCG आज मूव नहीं कर रहे हैं, बट एक दो जो पॉजिटिव है उसमें से मैरिको का चार्ट क्या कहता है सर? दीपांशु, मैरिको में देखें तो चार्ट पे पॉजिटिव है, बट कल के हाइस को जस्ट ने टेस्ट करा है, ऊपर नहीं निकला है। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे। 515 के ऊपर निकलेगा तब दीपांशु इसको लॉन्ग करेंगे, एल्स इसको अवॉइड करेंगे। तो ये है आपके लिए मैरिको जिस पर आपको रखनी है नजर। लिकर स्टॉक्स भी थोड़ा मूव कर रहे हैं। चुनिंदा कंजम्पशन काउंटर्स पर बेसिकली आपको रखनी है नजर, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ मूव्स आती हुई दिख सकती हैं। ये स्पेस भी थोड़ा एक्टिव है और जो रिपोर्ट्स भी आ रही हैं ओवर द वीकेंड, न्यू ईयर वीकेंड पर लिकर कंजम्पशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। सेल्स फिगर भी काफ़ी मजबूत रहे हैं। तो ये एक और स्पेस है जो आपको मूव दिखा सकती है। वी-मार्ट एक और कंजम्पशन से जुड़ा स्टॉक, रिटेल स्टॉक है ये। दोपहर में एक बड़ा ब्रेकआउट भी वी-मार्ट पर आते हुए दिखा था, अभी भी डेज हाई पर ही ट्रेड कर रहा है। सिमी जी, जरा वी-मार्ट का चार्ट देखें, ज़्यादा डिस्कस नहीं होता है बट आज एक बढ़िया मूव आई है इस पर।
तो दीपांशु, मैं तो ये कहूंगी कि आज थोड़ा सा मोमेंटम में है तो स्टॉप लॉस के साथ ही काम करना है। मुझे उतना मतलब चार्ट उतना अच्छा नहीं लग रहा है, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट आज ऊपर है। तो यहाँ पे जिन्होंने खरीदा है आज सुबह स्टॉप लॉस के साथ जरा होल्ड करे, उतना इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है। तो वी मार्ट देखते हैं, आज एक बड़े मूव आई है, 4% ऊपर है, सस्टेन करता है कि नहीं। कैश का ऑप्शन देने के लिए तैयार है सुमित जी। बताएं सर। दीपांशु, कैश का ऑप्शन के अंदर स्टॉक स्पेसिफिक ऑप्शन है। फार्मा स्टॉक्स के अंदर मुझे लग रहा है एक एक करके मोमेंटम बन रहा है। तो फार्मा स्टॉक में जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है उसका भाव चल रहा है 1005 रुपए, 1006 रुपए। स्टॉक का नाम है सन फार्मा। सन फार्मा के अंदर मोमेंटम बन रहा है, इसके लिए सन फार्मा में ऑप्शन के जरिए ट्रेड लेने का सलाह रहेगा। 1010 वाला कॉल 19 रुपए 50 पैसे, 19 रुपए 70 पैसे पे अभी ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। सन फार्मा के अंदर मेरे को लग रहा है यहां से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ बनेगा, जिसमें 1030 से लेके 1040 तक का मूव ऊपर में देखने को मिल सकता है। नीचे में 990 985 सपोर्ट है और मेरे को लग रहा है कि सनफार्मा में 1-2 दिनों में यहां से बढ़िया मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। इसके लिए ऑप्शन के जरिए यहां पे ट्रेड ले। नीचे के अंदर 14 रुपए का स्टॉप लॉस लगाए 1010 के कॉल के अंदर, और ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकता है 28 रुपए से लेके 32 रुपए तक के 1010 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा सन फार्मा का 1010 का कॉल। सन फार्मा 1010 का कॉल खरीद कर चले, यहाँ पर आपको मूव बढ़ता हुआ दिख सकता है और स्टॉक भी एक्शन में आ रहा है। सीरी साहब, हाइकिल आपके रेडार पर रहता है, कई बार आपके रिकमेंडेशन लिस्ट में रहा है, आज भी 4% ऊपर चल रहा है। कोई डेवलपमेंट है इस काउंटर में सर? दीपांशु, काउंटर पे स्पेसिफिक कोई डेवलपमेंट तो मुझे मालूम नहीं है, बट एक दमदार क्वालिटी की कंपनी है, फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं और पूरा सेक्टर ही अब वापस से चलने लगा है। तो मुझे लगता है ये स्टॉक भी अच्छा करेगा। हालांकि हमने अच्छे अपसाइड पिछले कुछ दिनों में देखे हैं, बट यहाँ से भी और अपसाइड लगते हैं, तो जिन्होंने लिया हुआ उनको बने रहने की सलाह है। और दीपांशु, यहाँ पे एक F&O पिक देनी है, तो अगर डायरेक्टली दे सकता हूँ या फिर थोड़ी देर में आएंगे तो भी। ओके, तो ये है आपके लिए हाइकल, यहाँ पर राय आपके लिए सिरी साहब की एक F&O पिक भी आ रही है बस थोड़ी देर में। F&O पिक सिरी साहब, F&O पिक है? हाँ अनिल जी, अच्छा, बस सिरी साहब के पास हम चलते हैं 2 ही मिनट में। सिरी साहब अपने लेवल तैयार कर ले, तब तक डाउ फ्यूचर्स डे हाई पर 340 अंक अब ऊपर हो चुके हैं, नेस्डेक फ्यूचर्स भी डे हाई पर 140 अंक ऊपर हो चुके हैं। तो अच्छी मजबूती 1% की डाउ फ्यूचर्स में, 1.25% की नेस्डेक फ्यूचर्स में। जल्दी से एक बार आप ग्लोबल मार्केट्स देख लें किस तरह का हाल। आज तो खुला है ना भाई, आज सब खुला, लंदन वगैरह अब तो आज तो काम कर रहे हैं, सब खुला है। हाँ, जो काम कर रहे हैं बताओ। 2% फुटसी बंद था ना, सबसे ज्यादा यही बंद रहा है सारे मार्केट्स में। 1.5% गजब की तेजी हो रही है। हम तो डाउ देख के खुशी हो रही थी, ये तो ज्यादा खुशी का मौका तो यहाँ है। तो अच्छी तेजी के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। और ग्लोबल मार्केट से याद आया, हाँ, AB ऑफ ग्लोबल मार्केट्स 1 तारीख को जो होता है, आज 1 तारीख को नहीं है इस बार। 1 तारीख को पहली तारीख थी नहीं, 2 तारीख को थी, और आज 3 तारीख है। कल 4 तारीख बुधवार को आपके लिए होगा AB ऑफ ग्लोबल मार्केट्स। बग्गा साहब सुबह 11 बजे आपके साथ जुड़ेंगे, और ये AB ऑफ ग्लोबल मार्केट्स जनवरी महीने का नहीं होगा, पूरे साल का होगा। जी हाँ, पूरे साल का। और इस लिहाज से आपको ये शो जरूर देखना चाहिए कि इस साल ग्लोबल मार्केट्स का क्या आउटलुक है। और इस शो को हमने बड़ा विशेष बनाया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, और जवाब तो आपको पता ही है, बग्गा साहब के लाजवाब होते हैं। तो इसलिए कल 11 बजे ये विशेष शो बग्गा साहब के साथ और मेरे साथ मिस मत करिएगा। और अभी मिस मत करिए, सेठी साहब की तरफ से आती हुई एक बेहतरीन पिक। बताएं सर। अनिल जी, खरीदारी करनी है अंबुजा सीमेंट के जनवरी फ्यूचर में, जो अभी 532 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अनिल जी, मुझे लगता है सीमेंट सेक्टर भी अब चलने को तैयार है। वैसे भी हमने देखा पिछले साल इन सब कंपनियों के जो परफॉर्मेंस है उसमें मार्जिन पे काफी प्रेशर था, बिकॉज कोयले के प्राइसेस बढ़े हुए थे, पावर के प्राइसेस बढ़े हुए थे। वो अब प्रॉब्लम सॉल्व होती दिख रही है, और ये स्टॉक इन पूरे सेक्टर ने अंडर परफॉर्म भी किया है पिछले कुछ दिनों में। बाजार में जो नीचे से भी वापस तेजी आई है, पिछले जो 1 वीक पहले जो हमने लो लेवल्स देखे थे वहां से हालांकि थोड़े बहुत तो ये स्टॉक्स भी चले हैं, बट जिस तरह से बाकी सेक्टर्स ने परफॉर्म किया है, इस सेक्टर ने परफॉर्म नहीं किया। और अंबुजा सीमेंट विद इन द स्पेस बहुत ही स्ट्रांग लगता है। मुझे लगता है करंट लेवल्स पे बिल्कुल खरीदारी करने का मौका है। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म टारगेट है 550 रुपए का, स्टॉप लॉस रखता है 525 रुपए। जिसके स्टॉप लॉस के साथ अंबुजा सीमेंट में करे खरीदारी,
ये राय आपके लिए आती। बड़े दिनों बाद फिर से एक्शन में आता हुआ अंबुजा सीमेंट स्टॉक आपके लिए सेठ साहब की तरफ से 550 का टारगेट लेकर चलना ठीक रहेगा। और इस बीच नितिन जी ने भी मैसेज भेजा है, 90 रुपए में जो कॉल ऑप्शन उन्होंने निफ्टी का कहा था वो ऊपर में 106 तक पहुंच चुका है। तो आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते चले। जिन लोगों को ओवरनाइट पोजीशन नहीं रखनी है उन्हें पता ही है क्या करना है, प्रॉफिट बुकिंग। और बस थोड़ी देर में हम 3-20 की स्ट्रेटेजी भी रखेंगे आपके लिए। बिल्कुल 3-20 की स्ट्रैटेजी आने की तैयारी में, 2 मिनट बाकी है। 1-2 और कैश कॉल्स जो मूव कर रहे हैं उस पर एक क्विक व्यू लेना है। सुमित जी हैं हमारे साथ और एनबीसीसी आया है अभी अभी रेडार पर, स्पाइक दिखा रहा है। सुमित जी, एनबीसीसी कोई बीटीएसटी ट्रेड दिखता है? 41 का लेवल अभी भी क्रॉस किया है? एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करके चले दीपांशु, लेकिन बीटीएसटी नहीं, क्योंकि स्टॉक का ऊपर में रेजिस्टेंस बन रहा है जो कि 42 रुपए 25 पैसे के आसपास है। ये लेवल टूटेगा, उसके बाद मोमेंटम बनेगा, फिर 10 से 20% का मूव एनबीसीसी में ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। लेकिन एक बार के लिए फ्रेश खरीदारी थोड़ा सा वेट करें, शायद हो सकता है 2-3 रुपए का रिट्रेसमेंट मिले और उसके बाद एनबीसीसी में बड़ा मूव आए। तो एग्जिस्टिंग पोजीशंस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें, फ्रेश खरीदारी करें, थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होने का वेट करें। ओके, तो यह है आपके लिए एनबीसीसी जिस पर आपको रखनी है नजर। एक कैश कॉल जो ट्रेडर यार्ड पर काफी एक्टिव रहता था बट रिसेंट करेक्शन में भारी पिटाई हुई, टाटा एलेक्सी, इस पर आज मूव दिख रही है। इनफैक्ट 2-3 दिनों से थोड़ा थोड़ा रेडार पर आ रहा है, ऐसी कोई रनअवे मूव नहीं आई है बट धीरे धीरे करके एक्शन दिखा रहा है और अभी डेज हाई पर है। पिछले 5 मिनट में थोड़ा एक्शन दिखा है। सिमी जी, टाटा एलेक्सी काफी टाइम से इस पर भी बात नहीं हुई, आज 2% ऊपर। थोड़ा सा तो दीपांशु लग रहा है कि लोअर लेवल से रिकवर किया है, पर कॉन्फिडेंस का लेवल बहुत ही कम है। मैं सिर्फ ये कहूंगी कि 6500 का मिनिमम रेजिस्टेंस है, जो कि मुझे लगता है कि दिसंबर के महीने में मिला था। 27 दिसंबर को 95 का हाई बना था, वो हाई क्रॉस करने के बाद थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ सकता है यहाँ पे। फिलहाल तो अवॉइड लिस्ट में ही है और यहाँ पे दीपांशु मौका मिलता है तो मेरे पास एक कॉल है बीटीएसटी का। बिल्कुल, आइए बिल्कुल सिमी जी के लिए, सिमी के नॉन स्टॉप शेयर्स। बताएं मैम। दीपांशु, खरीदारी का क्या देना है जीआईसीआरई पर। जीआईसीआरई में एक बहुत बड़ा सा ब्रेकआउट देखने को मिला है। एक तो ये स्टॉक मैंने पहले भी कई बार दिया था और मुझे लगता है कि ये स्टॉक तब से मोमेंटम में है, उससे पहले से ही मोमेंटम में है। एक रिसेंटली इसका ब्रेकआउट था, उसके बाद स्टॉक करेक्शन में चला गया था। अभी इसमें जो ओवरऑल चार्ट फॉर्मेशन है, इसमें कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट आ रहा है, तो यहाँ पे खरीद कर चलने का सलाह होगा। ये बीटीएसटी करने के लिए मैंने दिया है 210 से 215 का छोटा छोटा 2 टारगेट्स है, जो कि मुझे लगता है कि कल तक आ जाना चाहिए। मैक्सिमम टारगेट 250 तक आ सकता है, वो 1 से 1.5 महीने में। तो 250 तक का टारगेट के लिए जीआईसीआरई को खरीद कर चलिए और जिनका नजरिया बीटीएसटी के लिए है 190 का स्टॉप लॉस के साथ करंट लेवल पर खरीदिए। 210 से 215 का टारगेट है। तो 210 से 215 तक के टारगेट के लिए खरीदारी करें। ये है आपके लिए जीआईसी इंश्योरेंस स्टॉक्स की अभी बात चल ही रही थी और उस पर सिमी जी की पिक आ रही है आपके लिए। आइए लेते हैं अंजी की आज की फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी। सर 350 पॉइंट ऊपर है डाउ फ्यूचर्स। शो की जब हमने शुरुआत करी थी तब 350 पॉइंट ऊपर थे, तो हमने स्क्रीन पर 75 पॉइंट्स की तेजी देखी है। नैस्डैक फ्यूचर्स जब हमने शो की शुरुआत करी थी तो 90 पॉइंट ऊपर थे, अब 140 पॉइंट ऊपर है, तो 50 पॉइंट की मूव हमने स्क्रीन पर नैस्डैक फ्यूचर में देखी। तो अमेरिकी फ्यूचर्स तो बहुत ही बढ़िया एक्शन में आ रहे हैं। यूरोप 2%, 1.5 से 2% ऊपर है। रुपया थोड़ा कमजोर है, अदरवाइज सारे ग्लोबल क्यूज सपोर्टिव हैं। क्या करना है? पोजीशन जो भी है उससे बरकरार रखनी चाहिए। फ्रेश पोजीशन बनाने के लिए आप चाहें तो कल का इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट सिनेरियो मानकर चल रहे हैं, 350 पॉइंट डाउन मानकर चल रहे हैं, राइट। तो अगर 350 पॉइंट से और ऊपर कितना बढ़ जाएगा वो वाली बात है। अदरवाइज थोड़ा कम हुआ तो फिर आपको हल्की सी निराशा हो सकती है, क्योंकि आप 2 दिन से बढ़ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से नया खरीदने के लिए आप एकदम ऐसे लेवल पे बंद हो रहे हैं जो मेक और ब्रेक है। 43,500 के ठीक नीचे निफ्टी पर, बैंक निफ्टी पर, और 18,250 के ठीक नज़दीक निफ्टी पर। तो या तो सीधा गैप से खुलेंगे तो कल बड़ा ब्रेकआउट हो जाएगा, नहीं तो फिर थोड़ा नीचे आ सकते हैं। तो अगर फ्रेश खरीदारी करना चाहते हैं तो एक ही कंडीशन पर जो कल थी कि नीचे खुलेगा तो और लेंगे। करेक्ट, कल 3:20 पे यही बात कर रहे थे कि डरना नहीं है, नीचे खुलेगा तो और लेंगे, और नहीं तो फिर कल सुबह खरीदे, ज़्यादा सेफ वो है। अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है 18,100 के पुट से आप हेज कर सकते हैं और 43,200 के पुट से आप हेज कर सकते हैं। शॉर्ट पोजीशन है तो 18,300 या 18,350 का कॉल ऑप्शन होना चाहिए और
इधर 43,600 का कॉल ऑप्शन आपके पास होना चाहिए। लॉन्ग पोजीशन बनाए रखने में अभी तक कोई ऐसी रिस्क नहीं है, लेकिन हेजिंग जरूर होनी चाहिए क्योंकि 2 दिन में आप काफ़ी अच्छे बढ़े हैं। 17,800 से आप 18,250 के आसपास 450 पॉइंट नॉन स्टॉप बढ़कर आए 5 दिन में। ऐसे में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग अगर ग्लोबल मार्केट्स की वजह से आ जाए तो नीचे में आपके पास जगह रहनी चाहिए, बस इतनी। ओके, तो ये है आपके लिए अनिल जी की तरफ से राय। थोड़ा हेज बस आप रखिए, इसके अदरवाइज आपको कोई परेशानी नहीं है, यहाँ पर आपको अच्छी मूव आ सकती है। एक दो और काउंटर्स जल्दी से इन पर राय ले लेते हैं। आज रिबाउंड का डे है, जहाँ तक हेल्थ केयर और डायग्नोस्टिक स्टॉक्स का सवाल है। मेट्रोपोलिस और डॉक्टर लाल लीडरशिप दिखा रहे हैं। डॉक्टर लाल इनफैक्ट आपको 4% ऊपर दिखा है। मेट्रोपोलिस पर भी एक राय लेते हैं बंसल जी की तरफ से। बंसल जी, मेट्रोपोलिस का चार्ट भी देखें सर, डेज हाई पर है, क्लोजिंग की तरफ जा रहा है 3.5% ऊपर। कोई व्यू इस पे? हाइस पे ना सिर्फ डेज हाइस पे गया है, पिछले 4-5 दिन के हाइस को भी इसने क्रैक करा है और शॉर्ट कवरिंग का एक प्रबल दावेदार है। टेक्निकली मुझे लगता है 1400 के लेवल्स ये स्टॉक दिखाने का दमखम रखता है और स्टॉप लॉस भी नियर बाई है 1348 के स्टॉप लॉस के साथ फॉर अ टारगेट ऑफ 1400। एक अच्छा BTST कैंडिडेट है मेट्रोपोलिस। तो ये है आपके लिए मेट्रोपोलिस, जहां पर आपको रखनी है नजर। एक्शन में ये काउंटर आ रहा है। डॉक्टर लाल और मेट्रोपोलिस दोनों पर ही आपको एक मूव दिखी है। आज थोड़ा मुनाफा वसूली का दिन था चुनिंदा काउंटर्स के लिए। बाकी NBFCs में तेजी है, बट M&M फाइनेंस आज ये आपको फिसलते हुए दिखा है। मोदी जी, M&M फाइनेंस जरा इसके चार्ट पर एक बार राय दें सर। एक ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है। आज के सेशन में जरूर हाई से कुछ प्रॉफिट टेकिंग नजर आई है, बट स्टिल यहाँ पर पोजीशन है तो होल्ड करके चलेंगे, क्योंकि स्टॉक में जो लो लगा है वहां पर शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस से सपोर्ट लेके स्टॉक में कुछ बाइंग नजर आ रही है। तो अभी यही बोलेंगे 228 के स्टॉप लॉस से जो पोजीशन है यहाँ पे होल्ड करके चलेंगे। हमें लगता है स्टॉक में बाउंस बैक आना चाहिए। 240 245 तक के अपसाइड मूव ये काउंटर दिखा सकता है। ओवरऑल पोजीशन यहाँ पर जो है होल्ड करके चलेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 228 का। फिसला है। श्रीराम फाइनेंस में तो खैर डिविडेंड एडजस्टमेंट भी था, बट अगर आप उसको हटा भी दें फिर भी स्टॉक आपको थोड़ा कमजोर दिखा है। तो आज वैसी वन में मूव नहीं आई है। ILIC हाउसिंग फाइनेंस भी थोड़ा वीक दिख रहा है। इनफैक्ट चुनिंदा NBFCs तो आपको कमजोरी के साथ ही बंद होते हुए दिख रहे हैं। बट एक दो IT काउंटर्स की तरफ से भी आज पार्टिसिपेशन था और कोफोर्ज उनमें से ये काउंटर काफी एक्टिव रहा है। कोफोर्ज पर भी एक बार नजर डालते हैं, करीब 3% ऊपर है। 4000 के ऊपर क्लोज हो रहा है कोफोर्ज और डेज हाई पर है। सिमी जी, इस पर जरा एक बार आए थे, 4000 के ऊपर जो कोफोर्ज क्लोजिंग दे रहा है आज। दीपांशु, चार्ट अगर कंपेयर करेंगे तो टाटा एलेक्सी से ज्यादा अच्छा कोफोर्ज का ही चार्ट लगता है। कॉन्फिडेंस तो कम है पूरा सेक्टर में, पर मैं कहीं ना कहीं इसे लगता है, इसका चार्ट देख के लग रहा है कि स्टॉक शायद इसका बॉटम बना चुका है। तो कोफोर्ज में करंट लेवल पर जिन्होंने खरीदा है पहले, उनको तो मैं होल्ड करके रखने का सलाह दे रही हूँ। ऑन दी अपसाइड 4100 के आसपास थोड़ा सा सपोर्ट है, थोड़ा सा रेजिस्टेंस है। उसके बाद 4250 से 4265 के ऊपर एक मेजर रेजिस्टेंस है, जो कि पार करने के बाद इसमें फ्रेश मोमेंटम देखने को मिलेगा। जिनके पास है पोजीशन 3700 का स्टॉप लॉस होगा और मेजर बाइंग मुझे लगता है कि 4300 क्रॉसओवर के बाद ही देखने को मिलेगा। फिलहाल कोई फ्रेश खरीदारी नहीं है। जिस दिन 4100 के ऊपर जाएगा तब देंगे, उसके बाद 4300 का लेवल क्रॉस करेगा तब देंगे। 3700 का स्टॉप लॉस जिनके पास पहले से है। तो कोफोर्ज पर भी रखिएगा नजर। एक दो IT काउंटर्स हैं जहां पर आपको मूव दिखिए, और आज सुबह तो कुछ बढ़िया रिपोर्ट्स भी आई थी अक्रॉस IT स्पेस, स्पेशली इन्फोसिस और सबके रेडार पर था, बट HCL टेक, विप्रो, यहाँ पर भी आपने अच्छी रिपोर्ट्स आती हुई देखी थी। तो ये भी एक सेक्टर हो सकता है। भसीन साहब भी अभी इसके बारे में बात कर रहे थे, नजर रखिएगा इन काउंटर्स पर भी। PFC यहाँ पर भी अच्छी मूव आई है, 1-2 दिनों से ये भी काफ़ी एक्टिव रहा है, और अब क्लोजिंग में देखें तो PFC भी आपको करीब 4% की गेंस के साथ ही क्लोज आउट होते हुए दिख रहा है। एक बार PFC के चार्ट पर भी राय ले लेते हैं क्विकली, कि अगर कुछ यहाँ पर लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। सुमित जी, अगले इंपॉर्टेंट लेवल्स PFC के लिए सर? ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करना है दीपांशु। 150 151 नीचे में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बनेगा। ऊपर के अंदर 160 रुपए तक का लेवल तो बनता है, और 160 के बाद इसमें रैली और एक्सटेंड हो सकती है, बट एक बार के लिए फ्रेश खरीदारी नहीं करना है। सिर्फ एग्जिस्टिंग पोजीशंस में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हैं। तो यह आपके लिए PFC भी, जिस पर आपको रखनी है नजर। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ चलते हैं, और बैक टू बैक भारतीय बाजार के लिए अच्छे दिन रहे हैं। ये नए साल में आप दोनों दिन गेंस के साथ ही क्लोज आउट होते हुए दिख रहे हैं। 18,200 के ऊपर अब निफ्टी क्लोजिंग देने के लिए तैयार है, और 43
500 के पास आपको बैंक निफ्टी क्लोजिंग देने के लिए तैयार है। बैंक्स का तो दिन था, बट आज आपने फाइनेंशियल्स में ज्यादा एक्शन देखा है। HDFC लाइफ, SBI लाइफ, यहाँ पर आपने अच्छी खरीदारी देखी है। ICICI प्रू, ICICI लोम्बार्ड, GIC, न्यू इंडिया एश्योरेंस, LIC, ये सारे काउंटर्स में आपने अच्छी खरीदारी देखी। तो इंश्योरेंस लीडरशिप दिखा रहा था। ऑफ कोर्स बैंक्स ज्यादा दूर नहीं थे, एक्सिस और इंडसिंड यहाँ पर अच्छी मूव आई। HDFC बैंक में आपने पॉजिटिविटी बनती हुई देखी। कोटक बैंक भी पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोज हो रहा है। IT की तरफ से टेक महिंद्रा, TCS, विप्रो, यहाँ पर अच्छी खरीदारी रही। इन्फी का उतना बड़ा योगदान नहीं था। टाटा कंज्यूमर कंजम्पशन पैक से ये थोड़ा एक्टिव था। नेस्ले भी आपको एक्टिव बनते हुए दिखा है। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, यहाँ पर भी तेजी थी। बाटा में भी अच्छी खरीदारी रही। HPCL, BPCL में भी आपने थोड़ी पॉजिटिविटी देखी है। सिप्ला फार्मा पैक से अच्छा रहा। मुनाफा वसूली थी मेटल्स में। हिंडाल्को, JSW स्टील दोनों फिसले हैं। M&M गिरावट दिखा रहा था। रिलायंस इंडस्ट्रीज विंडफॉल गेन्स टैक्स बढ़ा है, यहाँ पर आपने सुस्ती देखी है। ITC, HUL ये भी थोड़ी नरमी दिखा रहे थे। मारुति, अल्ट्राटेक, इन्फी, अदानी एंटरप्राइजेस, टाटा मोटर्स और कोल इंडिया, यहाँ पर गिरावट है। शुरुआत भी हमने 1:1 के एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखा था निफ्टी पर। क्लोजिंग में भी आप वही देख रहे हैं, बट बढ़त बैंक्स और IT के योगदान की वजह से पॉजिटिव टेरिटरी दिख रहा है निफ्टी। वायदा कारोबार की तरफ आइए। मेट्रोपोलिस, डॉक्टर लाल, मैक्स फाइनेंशियल, PFC, कोफोर्ज, RBL बैंक, सिंजीन, हैवेल्स, ग्रैन्यूल्स, एस्ट्रल, मन्नापुरम, टाटा कम्युनिकेशंस, एम्फेसिस, REC, इप्का लैब्स और ग्लेनमार्क, यहाँ पर आपने बढ़िया एक्शन देखा है। एस्कॉर्ट्स, औरो, श्री सीमेंट, परसिस्टेंट सिस्टम्स, महानगर गैस और MCX में भी पॉजिटिविटी दिख रही। कल की गिरावट के बाद आज MCX संभलते हुए दिखा, बट नीचे थे आपके लिए इंडियाबुल्स हाउसिंग 3% का कमजोरी। श्रीराम फाइनेंस डिविडेंड एडजस्टमेंट के बाद भी स्टॉक कमजोर ही था। M&M फाइनेंस यहाँ पर भी गिरावट आती हुई देखिए। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ये कमजोर रहा। वीकनेस आपको आती हुई देखिए चोला इन्वेस्टमेंट की तरफ से भी। इसके अलावा TVS मोटर्स, इसमें थोड़ी नरमी थी। जी एंटरटेनमेंट, नवीन फ्लोरिन, अपोलो टायर्स, नैल्को, अशोक लेलैंड, सेल कल की जबरदस्त तेजी के बाद आज थोड़ा कंसोलिडेट करता हुआ। हिंदुस्तान कॉपर, साथ ही PVR जहाँ पर अभी सेल कॉल भी आया था। बाटा, कोलगेट, SBI कार्ड्स और टाटा पावर, यहाँ पर आपने वीकनेस देखी है। कैश मार्केट, कई सारे काउंटर्स थे जो आज आपको एक्टिव होते हुए दिखे हैं और बढ़िया मूव यहाँ पर आई है। एविएशन काउंटर्स पर भी रखिएगा नजर, आगे जाकर जो वैट घट रहा है स्टेट्स की तरफ से ये अच्छा एक्शन है। बट वी-मार्ट रिटेल में बड़ा ब्रेकआउट था। बैंक ऑफ महाराष्ट्र अच्छा अपडेट। मजगांव डॉक, RVNL, यूको बैंक, साथ ही हाइकिल और केम्प्ला सनमार्ग, पतंजलि फूड्स, शिपिंग कॉर्पोरेशन, IRFC एंड ऑफ कोर्स CSB बैंक अच्छी तेजी दिखी। बट अनिल जी 18,200 के ऊपर निफ्टी क्लोजिंग दे रहा है सर, प्रोविजनल और फाइनल बेसिस पर भी आएगा। और 43,450 पर बैंक निफ्टी भी क्लोजिंग दे रहा है। बैक टू बैक दोनों दिन इस साल के अच्छे रहे बाजार। पिछले 6 दिनों के हाईएस्ट क्लोजिंग पर निफ्टी बंद होता हुआ नजर आएगा और बैंक निफ्टी भी लगभग इसी तरह का लेवल, कुछ बेहतरीन और इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास बंद होते हुए भारतीय बाजार आज आपके लिए प्रोविजनल क्लोजिंग और फाइनल क्लोजिंग भी कोई नीचे आने वाली है नहीं, इन्हीं के आसपास आएगी, क्योंकि आखिरी आधे पौन घंटे में बाजार अच्छी मजबूती के साथ ही ट्रेड करते हुए दिखे। तो फाइनल क्लोजिंग आने दें, आए नहीं आए कोई फर्क नहीं पड़ता, लगभग यही लेवल है। इंपॉर्टेंट क्या है, बाजार बंद होने के बाद का एक्शन। बता दें आपको, ठगी का एक रास्ता बंद होता है तो जालसाज नए 50 रास्ते खोल देते हैं। इन दिनों OLX, क्विकर और रेलवे टिकट कंफर्म कराने के नाम पर लोगों को चूना लगाने का काम कर रहे हैं कई सारे फ्रॉडस्टर्स। पैकर्स एंड मूवर्स के नाम पर भी ठगी का धंधा जोर से चल रहा है। शाम 6 बजे आपकी खबर आपका फ़ायदा में ठगी के नए नए तरीकों पर हम आगाह करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे एक छोटी सी भी गलती आपको ठगने पर विवश कर सकती है। साथ ही एक जागरूक चैनल होने के नाते हम आपको इस जालसाजी से बचने के उपाय भी बताएंगे। PK जैन साहब होंगे हमारे साथ, पूर्व एडिशनल DGP मुंबई पुलिस के। प्रशांत माली साहब होंगे जो कि जाने माने साइबर एक्सपर्ट हैं। सचिन ढेडिया साहब होंगे जो कि एथिकल हैकर है। इन तीनों से करेंगे मुलाकात 5:56 पर। OLX ऐप का फ्रॉड ट्रैप, ये है आज की हमारी स्टोरी, आधा घंटे की डिस्कशन वाली। म्यूचुअल फंड के नवंबर 2022 के आंकड़ों के मुताबिक मिड कैप लार्ज कैप के मुकाबले निवेशकों ने ज़्यादा भरोसा जताया है मिड कैप्स में। आज समझेंगे 2023 में कैसी रहेगी मिड कैप्स की चाल, मिड कैप सेक्टर में निवेश के कहाँ हैं मौके और मिड कैप सेगमेंट के 5 टॉप फंड का होगा विश्लेषण। देखिए एडलवाइज म्यूचुअल फंड के CIO, इक्विटी के CIO त्रिदीप भट्टाचार्य और मनी फंड के CEO मोहित गांग्स के साथ नए साल में मिड कैप मंत्र शाम 6:26 पर। चाय के साथ टोस्ट यानी कि रस खाना कई लोगों को पसंद है, लेकिन जिस रस को आप इतने चाव से खा रहे हैं वो आपके स्वास्थ्य को कई तरह का नुकसान भी पहुंचाता है। इससे डायबिटीज़ होने का खतरा बढ़ जाता है। इंडिया 360 डिग्री में करेंगे रस का विश्लेषण, क्यों है ये अनहेल्दी, ये रस है रस का क्या बात है।
ये तो यार ये कहाँ से आ गया? हालांकि मुझे डायबिटीज नहीं, लेकिन मैं खाता हूँ। टेंशन हो गया। जागरूक करना। हाँ, वो हार्ड अच्छा लगता है कि कर आवाज आती खाते हुए ना, कुरकुरी वाली जो आवाज थी उसमें नॉइस होता, मजा आता है। आप खाते हैं तो? हाँ, खाए हुए है ना? ऑफ कोर्स। तो ये अलग ही नया एंगल स्टोरी हमें पे भारी पड़ रही है। लेकिन देखना जरूरी है कि ये रस रिस्की। और कौन खाता है चाय के साथ टोस्ट खाने वाले? कौन कौन है आप में से? सभी खाते हैं। बंसल जी तो चाय वाले भी नहीं छोड़ो। हाँ अच्छा, बंसल जी चाय भी? ये कब हुआ? देखिए अनिल जी, ये चीज ना मेरे को, अनिल जी ये चीज मैंने को बोली थी, मेरा एक मित्र आए थे अनिल जी, वो भी इसी तरीके के साइंटिस्ट टाइप हैं, कुणाल जी जैसे बाहर से पढ़ के आए हैं। तो मेरी माता जी ने उनको डांट लगा दी थी जब वो ये ज्ञान दे रहे थे रस वाला। कहती है हम बचपन से खाते आ रहे हैं तो कुछ नहीं होता है, तो जो जिस पे आप कर रहे हो तो वो तो डांट खा के गए थे अनिल जी। बट अनिल जी, ऑन अ लाइटर नोट आप बात कर रहे तो एक चीज मैं कहना चाहूंगा, लेटेस्ट जो रिसर्च मैंने करी है, अगर आप देखें ये जो आजकल आई है ना शुगर फ्री कोक और ये सब चीजें, ये अनिल जी डेंजरस हैं। और इसमें मेरा मानना है अनिल जी, जैसे हम, हाँ अनिल जी देखिए, जब भी हम कोई चीज लेते हैं, पीते हैं, खाते हैं, तो हमारी टंग में अनिल जी टेस्ट बड्स होते हैं, तो उसके अंदर शुगर तो होती नहीं है जैसा वो क्लेम करते हैं। तो क्या होता है कि हमारे टेस्ट बड्स अनिल जी सेंसिटिव हो जाते हैं, और सेंसिटिव होने के बाद हमारे पैनक्रियाज अनिल जी इंसुलिन सिक्रीट करने को तो रेडी हो जाते हैं अनिल जी, ये शुगर वुगर, बट शुगर तो अनिल जी होती नहीं है। तो अल्टीमेटली अनिल जी वो मोड ऑफ एक्शन खराब हो जाता है और बॉडी को डैमेज करता है। तो ये जो आपने भी अनिल जी एक बार ये शो करा था इवनिंग में, ये जो शुगर फ्री वाली चीजें, इनसे दूर रहना चाहिए। तो रस वस खाएं अनिल जी मौज में। तो मतलब आप हमारे दादाजी के जमाने से चली आ रही है, वहाँ कोई जी हाँ, बट ये शुगर फ्री वाली चीजों से अनिल जी बचना चाहिए। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि फलों का रस लें, जूस लें, बाकी सभी तरह के पेय पदार्थों से दूर रहे, ऐसा बंसल जी का मैसेज है। मोदी जी भी कुछ कहना चाहते हैं? जी मोदी जी। नहीं सर, मैं कहना नहीं चाहता, मैं बोलता हूँ, मैं चाय के साथ मैं भी रस खाता हूँ। हाँ। और ये जो सर बंसल जी ने बड़ी साइंस वाली जो बातें बताई सर, सारी ऊपर से कोई बात नहीं है, आपको समझने के लिए उनके घर पे डिनर पे जाना पड़ेगा, और वो 2 घंटा लगाएंगे तब आप ढंग से समझ पाएंगे। और फिर भी नहीं समझ पाए तो 7 दिन तक बंसल जी को रोज शाम को डिनर पे बुलाएं, फिर अच्छे से समझ जाएंगे। तो चलिए, ये है आज की हमारी कवर स्टोरी, रस्क है रिस्की। आज हम आपको रात 8 बजे इंडिया 360 डिग्री में बताएंगे। इसके अलावा इस बार बजट में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में कुछ बदलाव हो सकते हैं। जो हमारे सूत्रों से जानकारी हमें मिल रही है, बजट में कैपिटल मार्केट से जुड़े टैक्स के नियमों में बदलाव हो सकता है। डेट म्यूचुअल फंड में 1 साल के निवेश पर LTCG लागू करने पर विचार हो सकता है। इंडिया 360 डिग्री में हम बताएंगे कि म्यूचुअल फंड पर और कैपिटल मार्केट से जुड़े हुए टैक्स के नियम किस तरह से बदल सकते हैं। बजट बदलेगा म्यूचुअल फंड का फंडा, ये एक और हमारी कवर स्टोरी जो आप देखिएगा जरूर। फाइनल क्लोजिंग आपके सामने 18,232, 33 अंकों की तेजी के साथ निफ्टी ने की है आज के शो की समाप्ति। 126 अंक मजबूत होता हुआ सेंसेक्स 61,300 के बेहद करीब, और 43,425 43,425 ये है लेवल बैंक निफ्टी का। याद रखना एकदम आसान, 43,425, और इधर भी आसान 222 222 322 अंक ऊपर बंद होता हुआ। विदा लेने का वक्त है। बंसल जी, सुमित जी और मुदित जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सिमी जी, हिमांशु जी और साथ ही साथ सेठी साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे लिए समय निकालने के लिए।